आप सभी का स्वागत है हिंदी नॉवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र स्थान घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन श्री जिंगशुई का अपमान करेगा। असंख्य लोग स्तब्ध होकर देख रहे थे। तभी अर्जुन ने अपनी तलवार रख दी और अपनी चोटों की परवाह न करते हुए उसने एक ऐसा मुक्का मारा जिससे दिव्य बिजली चमक उठी। टकराना, टक्कर की आवाज स्पष्ट सुनाई दी। अर्जुन ने वहीं पर खून थूक दिया, लेकिन दिव्य बिजली ने उसे नष्ट कर दिया। सभी की आंखें लगभग बाहर आ गईं। क्या एक ही मुक्का ने 9 सिर वाले खूनी भेड़िए को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था? उस मुक्के में किस प्रकार की भयानक शक्ति थी? दुर्भाग्य से दिव्य बिजली के इस्तेमाल के कारण अर्जुन भी गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके अलावा लगातार लड़ने के बाद उसके डेंटियन में मौजूद असली क्यूई लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। कियू लुओचेंग को डर था कि कहीं फिर कुछ गलत न हो जाए, इसलिए उसने अब और संकोच नहीं किया। उसने अपनी तलवार निकाली और अर्जुन पर हमला कर दिया। इस बच्चे को 5 साल पहले ही मर जाना चाहिए था। वह भी कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि एक सुंदर आकृति अखाड़े में प्रकट हुई और उसका रास्ता रोक लिया। कियू लुओचेंग के हाव भाव बदल गए और उसने मुस्कुराते हुए कहा, सीकिंग, तुम क्या कर रहे हो? एक न्यायाधीश के रूप में तुम्हें इस मामले की गंभीरता के बारे में पता होना चाहिए। यदि तुम अभी भी उस बच्चे की रक्षा करना चाहते हो तो तुम्हें जो परिणाम भुगतने होंगे वे बहुत गंभीर होंगे। इसके अलावा श्री जिंगशुई निश्चित रूप से इस संरचना से सतर्क हो गए हैं और शायद जल्द ही यहाँ आएंगे। अगर श्री जिंगशुई नाराज हो गए तो यह आपके लिए बुरा होगा। ईशा ने ठंडी सांस ली और कियू लुओचेंग के पास जाकर अपनी उंगली बढ़ा दी। कियू लुओचेंग के हाथ में तलवार जमीन पर गिर गई। मुझे आपकी तलवार या आप पसंद नहीं है, उसने ठंडे स्वर में कहा। साथ ही, हालांकि अर्जुन और सांप्रदायिक गुरु डुआन गलत थे, उन्हें नहीं मारा जाना चाहिए। मैं बाद में व्यक्तिगत रूप से श्री जिंगशुई से बात करूंगी। अब कृपया इस गठन को निष्क्रिय करें। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, 9 सिर वाला खूनी भेड़िया ईशा की ओर दौड़ पड़ा। स्पष्टतः ताओवादी नानमिंग, आचार्य सूर्यदेव और अन्य लोग ईशा पर हमला करने के लिए तैयार थे। ईशा, तुमने बार बार हमारा रास्ता रोका है और तुम्हारा रुख पूरी तरह से दूसरों के प्रति पक्षपातपूर्ण है। हम पांचों ने पहले ही तुम्हें इस प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल से बाहर निकालने के लिए वोट कर दिया है। अगर तुम अभी नहीं जाती हो तो तुम मिस्टर जिंगशुई के गठन की बलि चढ़ जाओगी। 9 सिर वाला खूनी भेड़िया भयंकर दहाड़ने लगा, जिससे खून की धुंध की लहरें उठने लगीं। 9 खूनी मुंह चौड़े हो गए और सीधे ईशा की ओर बढ़ गए। ईशा एक की आंखें ठंडी थीं जब वह अपनी तलवार लहरा रही थी। उसके कपड़े हवा में लहरा रहे थे और उसकी भौहों के बीच एक रोशनी चमक रही थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि मिस्टर जिंगशुई का गठन स्वर्ग को चुनौती देने वाला था और वह इसे रोक नहीं सकती थी। हालांकि अगर वह अपना पूरा जोर लगाती तो वह कुछ समय खरीद सकती थी। उसी समय उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जल्दी करो और अपने स्वामी के साथ चले जाओ। मैं अधिक समय तक नहीं रुक सकती। अर्जुन कुछ कहने ही वाला था कि तभी नीचे से एक आकृति उछलकर ईशा के पास आ गिरी। वह 40 वर्ष की एक महिला थी जिसका विकास अथाह था। ईशा ने स्वाभाविक रूप से उसे देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। बड़े के, आप यहाँ क्यों हैं? बड़े के, कृपया इस 9 सिर वाले खूनी भेड़िए से लड़ने में मेरी मदद करें। वह बहुत खुश थी। आखिरकार एल्डर के संप्रदाय के गठन के प्रभारी थे और गठन के क्षेत्र में उनके शिक्षक भी थे। उसकी मदद से वह निश्चित रूप से श्री जिंगशुई के गठन का विरोध करने में सक्षम होगी। सिक्विंग, मुझे माफ कर दो। बोलने के बाद उसने ईशा के माथे पर उंगली उठाई। ईशा की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे एहसास हुआ कि वह अपना शरीर नहीं हिला सकती। उसकी शक्ति भी धीरे धीरे खत्म हो गई। बड़े के, आप? एल्डर के ने ईशा को पकड़ लिया और शांति से कहा, संप्रदाय के गुरु ने आदेश दिया है कि तुम इस मामले में शामिल नहीं हो सकते। तुमने उस बच्चे की काफी मदद की है। इस हद तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम 2 अलग अलग दुनिया से हो और तुम्हारी स्थितियां बहुत अलग हैं। श्री जिंगशुई को नाराज करना तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। इसके अलावा आपको इस बार शीर्ष 10 में प्रवेश करना होगा। यदि आप शीर्ष 10 में प्रवेश करते हैं तो आप 3 दिनों के लिए उस स्थान पर प्रवेश कर पाएंगे और सर्वोच्च अवसर प्राप्त कर पाएंगे। इससे पहले किसी भी चोट की अनुमति नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एल्डके ने ईशा को अखाड़े से बाहर खींच लिया। ईशा संघर्ष करना चाहती थी, लेकिन उसके पास ऐसा करने की भी ताकत नहीं थी। इस समय वह बोल भी नहीं पा रही थी। एल्डर के जाने से पहले उसने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन,
मैं मानता हूं कि तुमने अपनी वापसी के बाद मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि तुम समझ सकते हो कि तुम्हारी मौजूदा उपलब्धियां सिक्विन के लिए कुछ भी नहीं हैं। उसके मालिक ने पहले ही उसके भविष्य की योजना बना ली है और तुम दोनों के बीच की खाई और भी चौड़ी होती जाएगी। दूसरे शब्दों में, तुम उसके लायक नहीं हो। मैं तुम्हें एक आखिरी सलाह दूंगा। कुनलुन पर्वतों में श्री जिंगशुई की स्थिति ऐसी नहीं है जिसे मेडिकल गॉड संप्रदाय हिला सके। अपने संबंधों और संसाधनों के साथ वह आसानी से एक संप्रदाय को मिटा सकता है। इस प्रतियोगिता में केवल शीर्ष 10 प्रतिभागी ही उससे मिलने और उस स्थान पर प्रवेश करने के योग्य होंगे। दुर्भाग्य से आपकी अज्ञानता और मूर्खता के कारण आप यह अवसर चूक गए। हो सकता है कि आप अपनी जान भी न बचा पाएं। पूर्ण शक्ति के अभाव में अहंकार केवल मृत्यु को शीघ्रता से लाता है। अपना ख्याल रखें। इसके बाद एल्डर के ईशा के साथ गायब हो गए। अब अखाड़े में केवल उन्मत्त 9 सिर वाला रक्त भेड़िया और घायल डुआन हुएन और अर्जुन ही बचे थे। क्यू लाओचेंग, आचार्य सूर्यदेव और ताओवादी नानमिंग ने एक दूसरे को देखा और एक स्वर में कहा, हमने प्रतियोगिता का बहुत अधिक समय बर्बाद कर दिया है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, दल ने रक्त लाल प्रकाश छोड़ा और 9 सिर वाला रक्त भेड़िया अत्यधिक वेग के साथ डुआन हुएन और अर्जुन की ओर टूट पड़ा। अखाड़ा हिल गया। जहां भी उसका पैर पड़ा वहां बड़ी दरारें पड़ गईं। उसी समय हर कोई श्री जिंगशुई के गठन की शक्ति की प्रशंसा कर रहा था। 9 सिर वाले रक्त भेड़िए की शक्ति लगभग मूल राजा क्षेत्र को पार कर गई थी, शायद दाओयुआन क्षेत्र तक भी पहुंच गई थी। वे दोनों इसे कैसे रोक सकते थे? हर कोई युद्ध के खूनी समापन का इंतजार कर रहा था। अर्जुन और डुआन हुएन की मृत्यु से कुनलुन पर्वतों में स्थिति स्थिर हो जाएगी। अन्यथा यदि वे दोनों आगे बढ़ते रहे तो मेडिकल गॉड संप्रदाय निश्चित रूप से शिखर पर चढ़ते हुए अनगिनत संप्रदायों को हरा देगा। इसलिए कोई भी उन्हें सफल होते नहीं देखना चाहता था। 9 सिर वाला खूनी भेड़िया पहले से ही अर्जुन के सामने था। उसने अपने 9 मुंह खोले और उसकी राक्षसी रक्तपिपासु मंशा ने उसे घेर लिया। उन्हें इस हमले से घातक खतरा महसूस हो रहा था। डुआन हुएन की आंखें उदास थीं। सब कुछ अभी अभी बेहतर हुआ था, फिर भी ऐसी घटना घट गई। क्या स्वर्ग सचमुच मेडिकल भगवान संप्रदाय को नष्ट करने जा रहा था? इस समय अर्जुन अत्यंत गंभीर था क्योंकि वह उन्मत्त होकर संसार का वृत्तांत से संवाद कर रहा था। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि इस दल ने उनके संचार के साधनों को भी अवरुद्ध कर दिया था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने रक्तसार की एक बूंद बाहर निकाली। जैसे ही वह एक गुप्त तकनीक का उपयोग करने वाला था, एक पीली आकृति उसके कंधे से उछलकर ऊपर आ गई। इसका छोटा सा शरीर वास्तव में 9 सिर वाले खूनी भेड़िए की ओर बढ़ा। ये छोटा सोना था। अप्रत्याशित रूप से इस व्यक्ति ने कार्रवाई की थी। यद्यपि ये दबाव को दूर कर सकता था तथा इसका रक्त वंश भी प्राचीन था, परंतु वैद्यनाथ ने कहा था कि यह अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही था। इससे पहले कि यह एक बार भी विकसित हो, यह इस संरचना की शक्ति का विरोध कैसे कर सकता था? ये 9 सिर वाला रक्त भेड़िया एक असाधारण अस्तित्व था। लिटिल गोल्ड, वापस आओ, अर्जुन चिल्लाया, लेकिन लिटिल गोल्ड ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। यह ऐसा था जैसे कोई पतंगा आग की ओर उड़ रहा हो। ताओवादी नानमिंग और अन्य जज हंसने से खुद को रोक नहीं सके। 9 सिर वाला रक्त भेड़िया संरचना की शक्ति से उत्प्रोत था, जिसका अर्थ था कि इसमें श्री जिंगशुई की शक्ति का एक अंश भी निहित था। एक मूर्ख नारंगी बिल्ली इसका सामना कैसे कर सकती है? एक कमजोर चींटी जैसा प्राणी अपने मालिक की रक्षा करना चाहता था। ये तो बस एक मजाक था। नीचे खड़ी भीड़ भी हंसने लगी। ऐसा लग रहा था कि यह बिल्ली अपने मालिक जैसी ही है। दोनों ही अपने आप को बहुत ज्यादा आंक रहे थे। लिटिल गोल्ड 9 सिर वाले खूनी भेड़िए के सामने स्थिर होकर उतरा। दोनों के बीच न केवल आकार की दृष्टि से बल्कि आभा की दृष्टि से भी अंतर बहुत अधिक था। ये हाथी और चींटी जैसा था। 9 सिर वाला खूनी भेड़िया गुस्से में दहाड़ा और एक पहाड़ जैसी हथेली का निशान लिटिल गोल्ड की ओर उतर आया। अगर यह जमीन पर उतरा तो परिणाम भयानक होंगे। छोटा गोल्ड, भागो, अर्जुन चिल्लाया। गोल्डी ने कोई हरकत नहीं की। इसके बजाय उसने धीरे से म्याऊं की और अपना छोटा पंजा 9 सिर वाले खूनी भेड़िए की ओर बढ़ाया। ये दृश्य काफी हास्यपूर्ण लग रहा था। डुआन हुएन ने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और अर्जुन से कहा, शिष्य, क्या ये छोटा सा लड़का आपकी बिल्ली है? हालांकि यह एक आध्यात्मिक जानवर है, लेकिन दुर्भाग्य से, हालांकि ये छोटा सा साथी हमें कुछ समय दे सकता है। इस समय शायद इसके लिए एक त्वरित मौत बेहतर होगी। इसके अलावा श्री जियांगशुई का गठन थोड़ा खास है। कोई भी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे दबाया ही जाएगा। वे जितने शक्तिशाली होंगे, दमन उतना ही अधिक होगा। हमें गठन को तोड़ना होगा और तुरंत निकल जाना होगा। अपने रक्तसार को बाहर निकालो और मुझे अपनी लपटों और बिजली की शक्ति से भर दो।
हमारी संयुक्त शक्ति के साथ हम मुश्किल से ही आगे निकल पाएंगे। याद रखना, एक बार जब हम टूट जाएंगे तो वे लोग निश्चित रूप से पीछा करेंगे, इसलिए तुम्हें भागने के लिए कुछ भी करना होगा। हमारा बदला बाद में आ सकता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अखाड़े में एक बड़ा भूचाल आ गया। जब अर्जुन और डुआन हुएन ने स्रोत की ओर देखा तो उन्होंने देखा कि 9 सिर वाले खूनी भेड़िए की हथेली का निशान पहले ही नीचे गिर चुका था। हालांकि लिटिल गोल्ड कहीं नजर नहीं आया। उस स्थिति में ये संभवतः विशाल ताड़ के निशान के नीचे था। क्या लिटिल गोल्ड की मौत ऐसे ही हुई? उसके पास जो प्राचीन रक्तवंश था उसका क्या हुआ? अर्जुन को थोड़ी निराशा तो हुई, लेकिन वह काफी भावुक भी हो गया। ताओवादी नानमिंग के चेहरे पर मुस्कुराहट और भी व्यापक हो गई जब उसने जल्दी से 9 सिर वाले खूनी भेड़िए से कहा, जल्दी करो और बाकी 2 को मार डालो। लेकिन कुछ अजीब हुआ। 9 सिर वाला खूनी भेड़िया हिल नहीं रहा था। इसके बजाय उसका शरीर कांप रहा था और उसका चेहरा कुछ विकृत लग रहा था। धीरे धीरे विशाल हथेली के निशान को ऊपर उठाया गया, जिससे एक जिद्दी नारंगी आकृति की उपस्थिति का पता चला। अर्जुन की नारंगी बिल्ली अभी भी जीवित थी। एक सेकंड रुको, क्या वास्तव में इसने 9 सिर वाले रक्त भेड़िए की हथेली के निशान को पीछे धकेल दिया था? क्या ये वास्तव में पहली जगह में एक बिल्ली थी? दाओवादी नानमिंग की मुस्कान जम गई। उसे इस बारे में बुरा लग रहा था। उसने जल्दी से अपनी उंगलियों से एक मुहर बनाई। हालांकि जैसे ही वह गठन की पूरी शक्ति को सक्रिय करने वाला था, एक अत्यंत शक्तिशाली प्रतिक्रिया ने अचानक उसे मारा। पुची! उसने मुंह भर खून थूक दिया। उसी समय उसने भयभीत होकर देखा कि लिटिल गोल्ड के छोटे से शरीर से वास्तव में दिव्य बिजली की असंख्य किरणें निकल रही थीं। ये वही दिव्य बिजली थी जिसे लिटिल गोल्ड ने उस समय अवशोषित कर लिया था जब उसने अर्जुन को दिव्य बिजली को परिष्कृत करने में मदद करने के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। दिव्य बिजली फैलती रही और उसने 9 सिर वाले खूनी भेड़िए को भी एक विशाल जाल की तरह बांध दिया। गड़गड़ाहट! नन्हा गोल्ड अचानक हिल गया और उसका छोटा सा आकार तीर की तरह तेजी से चला और उसने हथेली के निशान के साथ साथ 9 सिर वाले खूनी भेड़िए के पंजे को भी छेद दिया, जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो गया। 9 सिर वाले खूनी भेड़िए ने एक भयंकर और दर्दनाक दहाड़ लगाए और अपने दूसरे पंजे को, जिसके तीखे पंजे चाकू जैसे थे, लिटिल गोल्ड की ओर घुमाया। लिटिल गोल्ड के चारों हाथ पैर अचानक से जोर से उछल पड़े और वह हवा में उछल पड़ा। उसने ऊपर से 9 सिर वाले खूनी भेड़िए को देखा और उसकी अंबर रंग की आंखों में सचमुच तिरस्कार की झलक दिखी। गर्जन! अचानक लिटिल गोल्ड का मुंह खुला और एक चौंकाने वाली दहाड़ सुनाई दी। अर्जुन को अच्छी तरह पता था कि यह लिटिल गोल्ड की आवाज नहीं थी, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसे लिटिल गोल्ड के शरीर के पीछे एक बहुत बड़ी छाया दिखाई दी। हालांकि ये छाया सिर्फ एक पल के लिए ही रही और फिर जल्दी से गायब हो गई। अर्जुन ने ये छाया पहले भी संसार शमशान में देखी थी। एक सच्चा प्राचीन जानवर। ये लिटिल गोल्ड का अंतिम रूप है। गोल्डी की उग्र दहाड़ ने स्पष्ट रूप से 9 सिर वाले खूनी भेड़िए को वश में कर लिया था, क्योंकि उसकी हिंसक और क्रूर निगाहें अब भय से भर गई थीं। कुछ ही सेकंड बाद उसने अपने हाथ पैर मोड़ लिए और लिटिल गोल्ड के सामने घुटने टेककर समर्पण कर दिया। यह उनके रक्तवंश में अंतर के कारण महसूस किया जाने वाला दमन था। इस दृश्य ने वहां उपस्थित सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। किसने सोचा होगा कि यह जानवर वास्तव में एक बिल्ली के सामने झुक जाएगा? कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। आचार्य सूर्यदेव और कियू लुओचेंग के हाव भाव अत्यंत कुरूप थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आखिरकार वे किसी से भी बेहतर जानते थे कि 9 सिर वाला खूनी भेड़िया कितना भयानक था। ये श्री जिंगशुई का गठन था। इसे इतनी आसानी से कैसे हराया जा सकता है, खासकर एक पैकिंग बिल्ली द्वारा? भाड़ में जाओ! इससे पहले कि आचार्य सूर्यदेव और अन्य लोग प्रतिक्रिया कर पाते, लिटिल गोल्ड ने कार्रवाई शुरू कर दी। वह 9 सिर वाले खूनी भेड़िए के सिर के ऊपर से उछला, जिसने आत्मसमर्पण कर दिया था, अपना छोटा मुंह खोला और फिर उसे काट लिया। यह हमला पूरी तरह से हानिरहित लग रहा था, लेकिन अगले ही पल 9 सिर वाले खूनी भेड़िए का शरीर वास्तव में नष्ट हो गया और शक्तिशाली संरचना एक धमाके के साथ बिखर गई। पादा! हवा में तैर रही फॉर्मेशन प्लेट भी टुकड़ों में बिखर गई। सब कुछ सामान्य हो गया। हालांकि आसपास का माहौल पूरी तरह से शांत था और हर कोई उस रोएदार जीव को देख रहा था जो केवल कुछ दर्जन सेंटीमीटर लंबा था। क्या वह प्राणी सचमुच बिल्ली था? एक बिल्ली इतने खूंखार जानवर को कुचल रही है? क्या मजाक है? डुआन हुएन भी दंग रह गया। जब वे वध की भूमि में थे तो उन्हें पता चला कि अर्जुन के पास जानवरों को वश में करने की कुछ क्षमता थी। अन्यथा ब्लैक टाइगर राजा नहीं बन पाता। अर्जुन की सवारी। हालांकि भले ही अर्जुन जानवरों को वश में करना जानता था, फिर भी उसके लिए इतने शक्तिशाली प्राणी को वश में करना असंभव था।
वह काफी जानकार थे, लेकिन उन्होंने भी कुनलुन पर्वतों में ऐसी अविश्वसनीय प्रजाति कभी नहीं देखी थी। क्या ये किसी प्राचीन जानवर का वंशज हो सकता है? जब लिटिल गोल्ड का काम पूरा हो गया तो उसने अपना शरीर बढ़ाया और आचार्य सूर्यदेव तथा अन्य लोगों की ओर चल पड़ा। सभी ने अवचेतन रूप से एक कदम पीछे ले लिया। इस अज्ञात प्राणी ने मिस्टर जिंगशुई के गठन को तोड़ दिया था, इसलिए यह बहुत आसानी से उनसे निपट सकता था। लिटिल गोल्ड ने अपनी नज़रें सब पर घुमाईं। उसकी आंखें ठंडी थीं और उनमें से हत्या करने का हल्का सा इरादा भी झलक रहा था। हालांकि इसने कोई कार्रवाई नहीं की। यह अच्छी तरह से जानता था कि रक्तरेखा दमन की सहायता के बिना इन साधकों से निपटना 9 सिर वाले रक्त भेड़िए से निपटने से कहीं अधिक कठिन था। कुछ देर तक उन्हें घूरने के बाद वह पलटा और अर्जुन की बाहों में सो गया और यहाँ तक कि खर्राटे भी लेने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे अभी कुछ खास हुआ ही ना हो। अर्जुन ने प्रसन्नता से लिटिल गोल्ड को देखा। ये छोटा सा साथी सचमुच जीवन रक्षक था। अपने अगले विकास के बाद यह मूल राजा क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी मारने में सक्षम हो सकता है। अचानक अर्जुन ने देखा कि लिटिल गोल्ड का शरीर हल्का सा चमक रहा था और यह चमक कुछ उस आभा की तरह लग रही थी जो प्राचीन संरचना से निकल रही थी। पहले उस मंद प्रवाह के नीचे अर्जुन लिटिल गोल्ड के शरीर में निहित हिंसक ऊर्जा को भी महसूस कर सकता था। ये कुछ हद तक रक्त ड्रैगन की रक्त ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता जैसा था और इससे लिटिल गोल्ड को समान शक्ति के साथ प्रस्फुटित होने की अनुमति मिलती। इसके तुरंत बाद डुआन हुआएआन ने अर्जुन से पूछा, शिष्य, क्या तुम अभी भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हो? आखिर उन दोनों ने इतना बड़ा हंगामा मचा दिया था। हालांकि मिस्टर जिंगशुई का गठन टूट गया था, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में उनके लिए प्रतियोगिता में भाग लेना असंभव था। अर्जुन ने अपना सिर उठाया और जजों की ओर ठंडी निगाह से देखा और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। आचार्य सूर्यदेव, क्यू लाओचेंग और यहाँ तक कि गंभीर रूप से घायल ताओवादी नानमिंग की आंखें सिकुड़ गईं। वे डर के मारे लिटिल गोल्ड को देखने लगे जो अर्जुन की बाहों में था। और डरावनी, वह छोटा सा साथी श्री जिंगशुई की संरचना की शक्ति का सामना कर सकता था, इसलिए डुआन हुआएआन की ताकत के साथ उनके लिए अर्जुन को कुछ भी करना बहुत मुश्किल होगा। एकमात्र उपाय ये था कि श्री जिंगशुई व्यक्तिगत रूप से इस समस्या से निपटें। हालांकि श्री जिंगशुई नहीं आए थे, इसलिए यह संभावना थी कि वे व्यस्त थे, अन्यथा वह बहुत पहले ही आ गया होता। अर्जुन ने ऊपर से उन्हें नीचे देखा। उसकी ठंडी निगाहों से उन्हें ऐसा लगा जैसे वे बर्फीले रसातल में गिर गए हों। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, क्या तुम सच में मुझे रोकना चाहते हो? अगर तुम अब भी ऐसा सोचते हो तो मैंने नियम तोड़े हैं, तो मुझे माफ करें, मैं सिर्फ वही कर सकता हूं जो जरूरी है। संयोग से लिटिल गोल्ड ने कुछ नहीं खाया है। आप लोगों को उसके खाने के लिए पर्याप्त पोषण देना चाहिए। इन शब्दों से कियांजियो प्लाजा का माहौल तुरंत बदल गया। ये स्पष्टतः एक धमकी थी। आसमान के नीचे वास्तव में एक प्रतियोगी था जिसने जजों को इस तरह से धमकाने का साहस किया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायाधीश ही नुकसान में थे और उनके पास इस मामले में कोई विकल्प नहीं था। आखिर क्या चल रहा था? क्या आचार्य सूर्यदेव और ताओवादी नानमिंग मना करने का साहस कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। भले ही वे डुआन हुआएआन से नहीं डरते थे, फिर भी वे अर्जुन की बाहों में उस अज्ञात जानवर से डरते थे। कुछ देर की चुप्पी के बाद आचार्य सूर्यदेव पहले बोले, पहले कुछ आपत्तियां थीं, लेकिन अब जब मैंने समग्र स्थिति को देखा है तो मुझे एहसास हुआ है कि कई गलतफहमियां हैं। आखिरकार अखाड़े में जीवन और मृत्यु सामान्य हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सियान फीनिक्स संप्रदाय के लोग ये को निशाना बना रहे थे। चेन अकेले, हमने पहले ही बहुत समय बर्बाद कर दिया है, इसलिए मेरा सुझाव है कि हम इस मामले को जाने दें और इसे होने दें। अर्जुन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। सभी ने अपनी सहमति जताई। भले ही वे दुखी थे, लेकिन उन्होंने इसे अपने चेहरे पर दिखाने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन इस परिणाम से काफी संतुष्ट था। उसका इन जजों से लड़ने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार वह अब बहुत कमजोर हो चुका था और उसे उन सभी लड़ाइयों के बाद अपनी स्थिति को ठीक करने की जरूरत थी। ऐसी स्थिति में प्रतिस्पर्धा जारी रहने दीजिए, अर्जुन ने शांति से कहा। इस समय उसका अधिकार न्यायाधीशों से भी अधिक था। कुनलुन पर्वत ऐसा ही था। शक्ति सर्वोच्च थी। अर्जुन और डुआन हुआएआन मंच से उतर गए। उसने इधर उधर देखा, लेकिन ईशा को नहीं देखा। उसे नहीं पता था कि वह बूढ़ी औरत उसे कहाँ ले गई थी, लेकिन सौभाग्य से ऐसा लग रहा था कि बूढ़ी औरत के मन में ईशा के प्रति कोई बुरी नियत नहीं थी, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। ईशा शायद तब दिखाई देंगे जब शीर्ष 10 के लिए अंतिम लड़ाई शुरू होने वाली होगी। उन्हें बस इंतजार करना था। अर्जुन, यहाँ आओ। जैसे ही अर्जुन मेडिकल भगवान संप्रदाय के क्षेत्र की ओर चलने वाला था, इरा ने अर्जुन को हाथ हिलाया।
अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन फिर भी वह चला गया। अर्जुन ने शुरू में सोचा कि इरा उसकी प्रशंसा करने वाली है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इरा उत्साह से अर्जुन के पास दौड़ी और लिटिल गोल्ड को छूने के लिए आगे बढ़ी। अर्जुन, इस छोटे से बच्चे का क्या नाम है? ये बहुत प्यारा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दबंग है। मुझे ये बहुत पसंद है। तुम इसे कुछ दिनों के लिए खेलने के लिए मुझे क्यों नहीं दे देते? इसके बिना तुम मर नहीं जाओगे। अर्जुन अवाक रह गया, ये देखकर कि इरा का हाथ उसे छूने वाला था। लिटिल गोल्ड ने अपनी आंखें खोली और इरा के हाथ को घूरने लगा और हल्की सी दहाड़ भी निकाली। इरा का हाथ हवा में लटका हुआ था, लेकिन अंत में उसने फिर भी हाथ खींच लिया। ये छोटा लड़का बहुत जिद्दी है। मुझे लगता है कि वह बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। भूल जाओ, जब मैं उससे परिचित हो जाऊंगी तो मैं उसे छू लूंगी। ओह ठीक है अर्जुन, तुम लोग अभी यहीं बैठ सकते हो। यह एक अच्छी जगह है और तुम सामने से देख सकते हो। इसके अलावा बड़ी बहन कुछ समय के लिए वापस नहीं आएगी। मुझे लगता है कि वह केवल अंतिम लड़ाइयों के लिए आएगी। उसे शीर्ष 10 में जगह मिलना तय है। फिर भी अर्जुन और डुआन हुआयन ने सिर हिलाया और इरा के पास बैठ गए। वह इरा से ईशा के संप्रदाय के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन अन्य क्षेत्रों में लड़ाई शुरू हो गई और उसने एक परिचित को देखा, विद्या। उसके चेहरे का भाव बदल गया और वह तुरंत खड़ा हो गया। विद्या का गायब होना पैशाचिक रक्तशीत शरीर से संबंधित था। विद्या का शरीर एक ठंडी आभा से घिरा हुआ था, इसलिए ये स्पष्ट था कि पैशाचिक रक्तशीत शरीर उसके शरीर को नियंत्रित कर रहा था। ये स्थिति हुआक्सिया की स्थिति से भी अधिक गंभीर थी। इरा ने अर्जुन के अजीब व्यवहार को देखा और उत्सुकता से पूछा, अर्जुन, क्या तुम उस लड़की को जानते हो? ये लड़की साधारण नहीं है। एक बार जब वह मैदान में उतरती है तो उनमें से कोई भी नहीं। वह बिल्कुल तुम्हारी तरह ही निर्दयी और निर्दयी है। वह या तो अपने प्रतिद्वंद्वी को बर्फ की मूर्ति में बदल देती है या उन्हें मार देती है। उसकी ताकत रहस्यमय और अथाह है। मेरा अनुमान है कि तुम्हारे और बड़ी बहन के अलावा ये व्यक्ति निश्चित रूप से शीर्ष 10 में जगह बनाने में सक्षम होगा। उसकी बातें सुनकर अर्जुन का तनाव और गहरा हो गया। हालांकि वह नहीं जानता था कि विद्या यहाँ क्यों आई है, पर कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। विद्या स्टेज पर अपने हाथ पीछे करके खड़ी थीं। उनके सामने खड़ी प्रतियोगी पूरी तरह से बेहोश हो गई थी। उसकी लड़ाई सरल और सीधी थी। अचानक विद्या को कुछ महसूस हुआ। उसकी नज़र अर्जुन की तरफ गई और उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था मानो वह उसे उकसा रही थी, लेकिन ऐसा भी लग रहा था मानो उसने अपना शिकार देख लिया हो। उसकी आंखें बहुत आत्मविश्वास से भरी थीं। उनकी आंखें पूरे 10 सेकंड तक एक दूसरे से मिलीं। इरा को स्वाभाविक रूप से कुछ महसूस हुआ और उसने उन दोनों की ओर देखा। अर्जुन, क्या तुम सचमुच एक दूसरे को जानते हो? अर्जुन ने सिर हिलाया। उसका नाम विद्या है। वह हुआक्सिया से है। सटीक रूप से कहें तो मैं उसे यहाँ लाया गया। ये सुनकर इरा की सांस रुक गई। हुआक्सिया, जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का अभाव था, ने वास्तव में 2 प्रतिभाओं को जन्म दिया था। अर्जुन का नाम ही काफी चौंकाने वाला था। अब एक और बर्फीली लड़की थी, विद्या। नहीं, अभी भी ये शितियान था। जब तक वे तीनों असमय नहीं मर जाते, वे निश्चित रूप से 10 वर्षों में कुनलुन पर्वत के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों में से एक बन जाएंगे। उसी समय कुनलुन पर्वत की एक एकांत हरी झील में, झील काफी बड़ी थी, जिसका क्षेत्रफल 1000 मीटर था। इसके बीच में एक प्राचीन मंडप था। मंडप के ऊपर लगी पट्टिका पर जिंगशुई नाम उत्कीर्ण था। मंडप के बीच में एक बूढ़ा आदमी पैर मोड़कर बैठा था। उसके बाल सफेद थे और आंखें बंद थीं। उसके नीचे 8 त्रिग्राम की संरचना थी जो लगातार घूम रही थी। यदि जज यहाँ होते तो वे निश्चित रूप से बेहद उत्साहित होते, क्योंकि यह बूढ़ा व्यक्ति कुनलुन पर्वत का प्रसिद्ध श्री जिंगशुई था। इस समय श्री जिंगशुई को अचानक कुछ महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें खोली और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ की एक सहज लहर से एक संरचना प्लेट उसकी हथेली में प्रकट हुई। हालांकि ये फॉर्मेशन प्लेट शीघ्र ही बिखर गई और धूल में बदल गई, जो हवा के साथ उड़ गई। क्या नज्यू प्लाजा में कुछ हुआ? उसने आश्चर्य से पूछा। मेरी एक संरचना वास्तव में नष्ट हो गई थी। ये कैसे संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि उन प्रतिभाशाली लोगों पर हमला करने के लिए विशेषज्ञ उतर रहे थे? बिना किसी हिचकिचाहट के श्री जिंगशुई ने रक्तसार की एक बूंद को बाहर निकाला और अपनी उंगलियों से एक मुहर बनाई। उसके शरीर के नीचे का गठन लगातार फैलता रहा और फिर चमकदार रोशनी उत्सर्जित करता रहा। मेरा वाटर बैक ट्रैक। मिस्टर जिंगशुई ने अपनी उंगली आगे बढ़ाई और धीरे धीरे हवा में एक छवि प्रक्षेपण संघनित हो गया। ये क्यानज्यू प्लाजा में हुई हर घटना को दोहरा रहा था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जब उसने देखा कि अर्जुन अपनी संत साधना से सबको कुचल रहा है, तब भी वह बहुत प्रभावित नहीं हुआ।
उनके विचार में अर्जुन केवल एक विशेषज्ञ था जिसने अपनी साधना का स्तर छुपाया था। यहाँ तक कि डुआन हुएन की उपस्थिति से भी उसके भाव में ज्यादा बदलाव नहीं आया। हालांकि जब लिटिल गोल्ड प्रकट हुआ और उसने 9 सिर वाले रक्त भेड़िए को दबा दिया तो वह अचानक खड़ा हो गया और उसका शरीर कांपने लगा। वह उस नारंगी बिल्ली जैसे छोटे जीव में एक प्राचीन जानवर की आभा को महसूस कर सकता था। ये सचमुच एक प्राचीन रक्तवंश था और निश्चित रूप से असाधारण था। अन्यथा 9 सिर वाला खूनी भेड़िया हार नहीं मानता। केवल एक शाही वंश ही ऐसा कर सकता है। ये रक्त रेखा, लेकिन इतने छोटे रूप में। केवल एक ही संभावना थी, यह एक प्राचीन जानवर का बच्चा था। यदि वह इसे प्राप्त कर लेता और इसे प्रशिक्षित कर लेता तो यह निश्चित रूप से एक शीर्ष स्तरीय अस्तित्व बन जाता और उसे कुनलुन पर्वतों में संपूर्ण पशु आबादी को नियंत्रित करने का अवसर मिलता। उसकी सांसें तेज हो गईं और बिना किसी हिचकिचाहट के उसका शरीर हवा की तरह हिलने लगा। उसके पैर की उंगलियां झील की सतह पर थिरकने लगीं। वह बहुत तेजी से आगे बढ़ा। कई सालों में पहली बार उसके दिल में लालच जाग उठा था। चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, उसे उस जीव को पाना ही था। जहां तक अर्जुन का प्रश्न है, वह ऐसे स्वर्ग विरोधी प्राणी को धारण करने के योग्य नहीं था। क्यानज्यू प्लाजा में वापस आकर उन्मूलन दौर जल्द ही समाप्त हो गया और अगले दौर के लिए लगातार लॉटरी निकाली गई, जो कि संप्रदायों के बीच एक मुकाबला था। प्रत्येक प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने पीछे के संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता था। अर्जुन ने मेडिकल भगवान संप्रदाय का प्रतिनिधित्व किया और उसका नंबर भी निकाला। हालांकि बिना किसी अपवाद के जो लोग उसके खिलाफ लड़े वे फीके पड़ गए। हर किसी ने हार मान लेने का फैसला किया। वे उस अस्तित्व के खिलाफ कैसे लड़ सकते थे जिसे संप्रदाय के बुजुर्ग और न्यायाधीश भी नहीं संभाल सकते थे। ये निस्संदेह मौत को आमंत्रित करना था। आज का अर्जुन अब 5 साल पहले वाला बेकार इंसान नहीं रहा। वह एक दुर्गम पर्वत की तरह था जो बाकी सभी से ऊंचा था। इस प्रकार अर्जुन पैर मुड़कर बैठा रहा और जब अन्य लोग लड़ रहे थे तब भी वह अपने आप को संभालता रहा। अंततः केवल 18 लोग ही बचे। ईशा के शीर्ष 10 स्थान के अलावा अंतिम 9 स्थान अभी भी खाली थे। अर्जुन चिंतित नहीं था। उसकी राय में वह निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और उसका प्रतिद्वंद्वी शायद फिर से हार जाएगा। जब शेष 10 या इतने ही लोगों ने लॉटरी निकाली तो वे सभी प्रार्थना कर रहे थे कि उनकी मुलाकात अर्जुन या विद्या से न हो। जो भी उनका सामना करता उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। अर्जुन और विद्या 2 अलग अलग जगहों पर बैठे थे और उनमें कोई भाव नहीं दिख रहा था। तभी आसमान से एक आवाज गूंजी, ज्यूहान संप्रदाय की विद्या और मेडिकल भगवान संप्रदाय के अर्जुन, कृपया एरेना 9 में कदम रखें। अर्जुन और विद्या ने एक ही समय में अपनी आंखें खोलीं। पहले शांत बैठी भीड़ अब हंगामा मचाने लगी थी। आश्चर्य, सदमा, किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि इस प्रतियोगिता के 2 सबसे कट्टर प्रतियोगी शीर्ष 10 से पहले ही आमने सामने आ जाएंगे। उनमें से एक राक्षसी प्रतिभा थी जो बड़ों और न्यायाधीशों को कुचल सकती थी, जबकि दूसरी एक ठंडी और जानलेवा प्रतिभाशाली लड़की थी। ये मुकाबला निश्चित रूप से बहुत रोमांचक होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों में से कोई एक ही शीर्ष 10 में प्रवेश करेगा। विद्या ने ठंडी सांस ली। अपने पैरों की हल्की सी थपकी के साथ वह तुरंत अखाड़े के मंच पर कूद पड़ी। विद्या ने सफ़ेद पोशाक पहनी हुई थी और उसके बाल एक साधारण बन में बंधे हुए थे। उसकी आंखें बर्फीले पहाड़ पर एक साफ झरने की तरह ठंडी थीं। इसके अलावा उसके अलौकिक और ठंडे स्वभाव के कारण अखाड़े का तापमान 10 डिग्री से ज्यादा गिर गया और बर्फ के टुकड़े भी अखाड़े पर गिरे। अर्जुन, यहाँ आओ। अर्जुन उठकर अखाड़े की ओर चल पड़ा। नन्हा गोल्ड उसकी गोद में गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन तापमान बहुत ठंडा होने के कारण वह कांप रहा था। इसके बाद वह एक कदम आगे बढ़े और अखाड़े के मंच पर आ गए। दोनों आकृतियां एक दूसरे के सामने आ खड़ी हुईं। हालांकि उन्होंने अभी तक लड़ाई शुरू नहीं की थी, लेकिन एक बेहद ठंडी हत्या की मंशा ने तुरंत अर्जुन को घेर लिया। हालांकि अर्जुन ने तुरंत ही अपने शरीर को अमर ज्वालाओं से घेर लिया और उसका मुकाबला किया। अत्यधिक ठंड और अत्यधिक गर्मी की शक्ति हवा में टकरा गई। वे बराबरी पर थे। अर्जुन ने विद्या की ओर देखा और कहा, शैतानी खून ठंडी काया, मुझे नहीं पता कि तुमने विद्या के साथ किस तरह का सौदा किया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह यहीं खत्म हो जाएगा। अगर मुझे असली विद्या नहीं दिखी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए सील करने का कोई रास्ता खोज लूंगा। मैं ये बात सिर्फ एक बार ही कहूंगा, मुझमें ऐसा करने की क्षमता है। विद्या, जो कि राक्षसी रक्तशीत काया के नियंत्रण में थी, को बंद करने की अर्जुन की धमकी खाली धमकी नहीं थी। यदि यह कुछ सप्ताह पहले होता तो शायद अर्जुन ऐसा करने में सक्षम नहीं होते। हालांकि दिव्य बिजली को परिष्कृत करने और वैद्यनाथ की विरासत को समझने के बाद उनके पास पैशाचिक रक्तशीत काया को सील करने के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यताएं थीं। हालांकि विद्या और उनके लिए जोखिम बहुत बड़ा था।
इस तकनीक के लिए असंख्य आत्मा दिव्य सीलिंग संरचना के गठन को डेंटियन के अंदर संघनित करने की आवश्यकता थी, जो अत्यंत संवेदनशील था। यदि गठन विफल हो जाता तो उसके और विद्या दोनों के डेंटियन टूट जाते। जब विद्या ने अर्जुन के घमंड भरे शब्द सुने तो वह ठंडी सांस लेने लगी। अर्जुन, क्या तुम सोचते हो कि तुम शक्तिशाली हो क्योंकि तुमने सियान फीनिक्स संप्रदाय के एक बुजुर्ग को मार दिया? या क्या आपकी बाहों में मौजूद वह छोटी सी चीज आपकी मदद कर सकती है? मैं मानता हूं कि तुम्हारी तरक्की मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कुनलुन पहाड़ों पर पहुंचने पर तुम्हें मारने का कोई तरीका सोच लेता। हालांकि अब इससे परिणाम नहीं बदलेगा। हालांकि मेरे शरीर में मौजूद लड़की मुझे तुम्हें मारने की इजाजत नहीं देगी, लेकिन मैं तुम्हें अपंग बना सकता हूं। मुझे आज जीतना ही होगा। मुझे ड्रैगन क्लींजिंग पूल में प्रवेश करना ही होगा। जब अर्जुन ने यह सुना तो वह भौंचक्का रह गया। ड्रैगन क्लींजिंग पूल, क्या ये वह जगह है जहां शीर्ष 10 प्रतियोगी प्रवेश करेंगे? क्या ये प्रतिभाशाली लोग प्रसिद्धि के लिए नहीं बल्कि ड्रैगन क्लींजिंग पूल के लिए इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे? विद्या ने अर्जुन की उलझन देखी और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हें ड्रैगन क्लींजिंग पूल के बारे में भी नहीं पता। चूंकि तुम्हें नहीं पता तो चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अपंग बना दूंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, विद्या ने अपनी उंगलियों से अपने सामने हवा में कुछ पकड़ने की हरकत की। तापमान अचानक गिर गया और हवा में मौजूद पानी की भाप वास्तव में बर्फ की तलवार में संघनित हो गई। अर्जुन ने बर्फ की तलवार को कसकर पकड़ लिया और उसे हल्के से घुमाया। एक क्षण में एक अत्यंत ठंडी तलवार अर्जुन की ओर बढ़ी। अर्जुन को लगा कि विद्या पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गई है, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी हथेली में अमर ज्वालाएं प्रकट कर दीं। इस बार उसने अपनी तलवार का इस्तेमाल करने की योजना नहीं बनाई थी। आखिरकार वह विद्या के शरीर से लड़ रहा था। अगर वह घायल हो जाती तो इसका असर फील्डिश ब्लड कोल्ड फिजिक पर नहीं बल्कि विद्या पर पड़ता। बेशक अगर स्थिति वाकई गंभीर थी तो उसे अपनी तलवार का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ता। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी हथेली से वार किया। जब उसने ऐसा किया तो एक भयंकर ज्वलंत जानवर संघनित हुआ जिसने आसपास के ठंडे वातावरण को निगलने की कोशिश की। इसने तुरंत ही ठंडी तलवार की लहर को निगल लिया। हालांकि विद्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे यह उसकी उम्मीदों के मुताबिक ही था। उसके लाल होंठ एक विजयी मुस्कान में बदल गए। अर्जुन, क्या तुम सोचते हो कि मेरी शक्ति बस यहीं तक सीमित है? परम शीत की तलवार। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, पूरे क्षेत्र में तेज हवाएं चलने लगीं, जो धीरे धीरे बवंडर में बदल गईं। प्रत्येक बवंडर में ठंडी तलवार का इरादा था, जिसका मतलब था कि जो भी चीज इसके संपर्क में आएगी वह कीमा बनाया हुआ मांस के ढेर में बदल जाएगी। अर्जुन की अमर ज्वालाएं और बिजली की शक्ति उसकी हथेली में इकट्ठी हो गई जब उसने फिर से वार किया। हालांकि जब यह एक बवंडर को छू गया तो उसकी शक्ति हवा में बिखर गई। ऐसा लगा जैसे उसे खा लिया गया हो। उसी समय अर्जुन को एहसास हुआ कि जिस शर्त को वह उतार रहा था उसकी आस्तीन फट गई थी और उसकी हथेली तलवार के निशानों से भरी हुई थी। ये बवंडर बहुत शक्तिशाली थे। विद्या अपनी दोनों बाहें छाती पर रखकर अर्जुन को घूर रही थी। कैसा है? क्या तुम्हें डर लग रहा है? अर्जुन के कंधे पर बैठा छोटा सा गोल्ड भी खतरे को भांप गया। वह अपनी नींद से जाग गया और जोर से दहाड़ने लगा, जिससे विद्या डर गई। अर्जुन, क्या तुम अपनी बाकी की जिंदगी इस छोटे से जीव के पीछे छिपने की योजना बना रहे हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें बहुत नीची निगाहों से देखूंगा। स्वाभाविक रूप से अर्जुन लिटिल गोल्ड को लड़ाई में शामिल नहीं होने देना चाहता था। उसने तुरंत आदेश दिया, लिटिल गोल्ड नीचे हट जाओ। नन्ही गोल्ड ने अर्जुन की तरफ देखा। वह थोड़ा अनिच्छुक थी, लेकिन फिर भी वह आज्ञाकारी ढंग से एक कोने में चली गई। वह कोने में एक गोलाकार पत्थर के खंभे के ऊपर कूद गई और सोती रही, यहां तक कि उसने अपनी आंखें बंद करके अर्जुन की ओर नाराजगी से देखा। बवंडर और अधिक शक्तिशाली होते जा रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो वे अर्जुन को पूरी तरह से घेर लेंगे और बचने के सभी रास्ते काट देंगे। अर्जुन ने तुरंत अपनी अंगुलियों से एक हाथ की मुहर बना ली और अमर ज्वाला एक अग्नि ड्रैगन में परिवर्तित हो गई। एक क्षण में ही अर्जुन की आभा बढ़ गई। गड़गड़ाहट। उसी समय उसके शरीर में स्थित रक्त ड्रैगन की शक्ति भी प्रस्फुटित हुई, जिसने अर्जुन के चारों ओर एक अवरोध उत्पन्न कर दिया। इसके बाद वह एक कदम आगे बढ़ा और एक बवंडर से टकरा गया। अचानक जमीन हिली और टकराना, अखाड़े में हवा के झोंके थम गए और बवंडर वास्तव में खत्म हो गए। उसके बाद अर्जुन ने एजियो ड्रैगन फैंटम बॉडी तकनीक को सक्रिय करते हुए अपनी गति बढ़ा दी। विद्या की ओर बढ़ते हुए उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं।
विद्या को यह उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन उसके हमले को परास्त कर देगा, विशेषकर तब जब वह केवल अपनी मुट्ठी और भौतिक शरीर का उपयोग कर रहा था। मुट्ठियां इतनी सख्त कब से हो गईं? इससे पहले कि वह पहुंच पाती, अर्जुन उसके सामने आ गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी गर्दन पकड़ने की कोशिश की। तुम मौत को दावत दे रहे हो। विद्या ने नाक सिकुड़ी और एक कदम पीछे हट गई। उसने अपना हाथ हिलाया और उनके बीच बर्फ की दीवार दिखाई दी। लेकिन अर्जुन शांत रहा। उसकी पांचों उंगलियां पंजे की तरह थीं और लाल रोशनी के साथ बर्फ की दीवार को भेदते हुए उन्होंने विद्या की गर्दन को मजबूती से पकड़ लिया। टकराना, बर्फ की दीवार टूट गई। विद्या के चेहरे पर अचानक से परिवर्तन आ गया। उसने अपनी पतली उंगलियों से रक्तसार की एक बूंद बाहर निकाली और रक्तसार उसकी हथेली में तैरने लगा। अचानक उसने उसे जोर से थप्पड़ मारा और रक्तसार अर्जुन की छाती में जा लगा। टकराना, अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि इस रक्तसार की शक्ति इतनी भयानक होगी और उसका शरीर उड़ गया। उसके जमीन पर उतरने से पहले ही उसके चारों ओर लगभग 100 तीखे हिमखंड उभर आए। हिमखंडों में अत्यधिक ठंड की शक्ति थी और उन्होंने अर्जुन को अपनी चपेट में ले लिया। अर्जुन, तुम एक बात भूल गए हो। मेरे पास पैशाचिक रक्त फ्रॉस्ट काया है, इसलिए मेरा रक्तसार सामान्य लोगों जैसा नहीं है। अब मैं तुमसे निपटूंगा और तुम्हें समझाऊंगा कि मैंने कितना भयानक काम किया है। कुनलुन पर्वत में प्रवेश करने के बाद बन जाओ। अर्जुन को खतरे का आभास हुआ और उसने आसपास की भीड़ पर नजर डाली। एक बार फिर उन्होंने एक गुप्त संरचना बनाई। ये शितियान की पहचान उजागर होने से रोकने का ये सबसे अच्छा तरीका था। आखिरकार डुआन हुएन ने पहले ही कहा था कि अभी उनके लिए अपनी पहचान उजागर करने का सबसे अच्छा समय नहीं है। जल्द ही अखाड़ा दृष्टि से ओझल हो गया, कम से कम अखाड़े के मंच के नीचे खड़े लोगों की नज़र से तो ऐसा ही था। भीड़ बहुत निराश हुई और रोने भी लगी। आखिरकार अर्जुन और विद्या प्रतियोगिता जीतने के लिए पसंदीदा उम्मीदवार थे, इसलिए उनकी लड़ाई ऐसी थी जिसकी सभी को उम्मीद थी। लड़ाई न देख पाना असहनीय होगा। जब सब कुछ छिप गया तब अर्जुन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। ड्रैगन स्लेयर हेवन स्वॉर्ड, आओ। उसे अपनी तलवार का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा, अन्यथा आज वह मर रहा होता। एक ठंडी किरण तुरंत ही अंतरिक्ष को चीरती हुई उसके सामने एक ढाल की तरह खड़ी हो गई। अनगिनत हिमकण तलवार से टकराकर बर्फीले धुंध की धाराओं में बदल गए। जैसे ही हिमकण गायब हुए, जेड जैसे हाथों की एक जोड़ी धुंध के माध्यम से निकली और ड्रैगन स्लेयर हेवन तलवार को पकड़ लिया। यह विद्या थी। आज मैं तुम्हें पैशाचिक रक्त शीत काया के असली रहस्यों को समझाऊंगा। बाद जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ड्रैगन स्लेयर हेवन स्वॉर्ड पर बर्फ की एक परत जम गई। उसकी बर्फीली ठंडी आभा तलवार के चारों ओर सांप की तरह लिपट गई और कुछ ही सेकंड में ड्रैगन स्लेयर हेवन स्वॉर्ड बर्फ के एक विशाल खंड के भीतर पूरी तरह से जम गई। टकराना, बर्फ का वह टुकड़ा जिसमें ड्रैगन स्लेयर हेवन स्वॉर्ड था, जमीन पर गिर गया। उसी समय अर्जुन को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि ड्रैगन स्लेयर हेवन स्वॉर्ड से उसका संबंध टूट चुका था। ये कैसी तकनीक है? ये बर्फ वास्तव में तलवार से मेरा संपर्क तोड़ सकती है। अर्जुन को झटका लगा। आखिरकार ड्रैगन स्लेयर हेवन स्वॉर्ड उसी ने बनाया था। सामान्य परिस्थितियों में दोनों के बीच संबंध तोड़ना बिल्कुल असंभव था। इस बर्फ में निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ थी। इससे पहले कि अर्जुन कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, विद्या ने अपनी उंगली से रक्त की एक और बूंद निकाली। जब उसका रक्त अर्जुन की कलाई पर लगा तो वह पूरी तरह से गायब हो गया और एक और भी तेज ठंडी आभा ने अर्जुन को तुरंत घेर लिया। अच्छा नहीं है। अर्जुन ने छूटना चाहा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि बहुत देर हो चुकी है। उसके हाथ सुन्न होने लगे और जमने लगे। ठंड और सुन्नता उसके पूरे शरीर में फैलती चली गई। जल्द ही इसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। उसके हाथ पैर पूरी तरह से जम गए थे और मैदान की जमीन बर्फ में बदल गई थी। पूरा मैदान विद्या का क्षेत्र लग रहा था। अर्जुन अमर ज्वाला का उपयोग करके बर्फ को पिघलाना चाहता था, लेकिन बर्फ उसके शरीर से बाहर नहीं निकल पाए। कुछ ही समय में उसका शरीर एक गतिहीन बर्फ की मूर्ति में बदल गया। विद्या ने ये सब करने के बाद अर्जुन से निपटने की जल्दी में नहीं थी। इसके बजाय वह जोर जोर से सांस लेने लगी। इस समय उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह थोड़ी असहज भी लग रही थी। इस कदम के लिए उसने भारी कीमत चुकाई थी। उसने एक गोली निगल ली और एक पल के लिए अपनी स्थिति को ठीक किया। फिर उसने अर्जुन को उत्सुकता से देखा और पूछा, अर्जुन, मुझे लगा कि तुम्हारे साथ निपटना आसान होगा। अब ऐसा लगता है कि केवल प्राचीन फिंडिश फ्रॉस्ट तकनीक और मेरा रक्तसार ही तुम्हें बांध सकता है। मैंने मूल रूप से इस तकनीक का उपयोग मूल राजा क्षेत्र विशेषज्ञों के खिलाफ करने की योजना बनाई थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका उपयोग आपके खिलाफ करना होगा। आपको सम्मानित महसूस करना चाहिए। ये सुनकर अर्जुन के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। पता चला कि यह एक प्राचीन तकनीक थी।
इसके अलावा उन्होंने इसके बारे में पहले भी सुना था, क्योंकि यह एक शक्तिशाली दैवीय तकनीक से उत्पन्न तकनीक थी, हालांकि इसमें केवल स्वरूप था, उद्देश्य नहीं। फिर भी इस तकनीक के उपयोगकर्ता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरतें थीं। इसके लिए न केवल अत्यधिक ठंडे रक्त की आवश्यकता थी, बल्कि इसके लिए स्वर्ग को चुनौती देने वाली प्रतिभा की भी आवश्यकता थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि विद्या इसे समझ पाएगी और इसका इस्तेमाल कर पाएगी। उस खून खराब शरीर ने उसे पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया था। विद्या को अर्जुन के चेहरे पर दिख रही खुशी बहुत अच्छी लगी। इस तरह से दबा हुआ महसूस करना कैसा लगता है? यह असहज होना चाहिए, है न? चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। आखिरकार वह लड़की इसकी अनुमति नहीं देगी। उस दिन हुआक्सिया में तुमने मेरे साथ खिलवाड़ किया। आज मैं तुम्हारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा निकाल दूंगा। विद्या के बोलते ही उसके हाथ में बर्फ की तलवार आ गई। ये देखकर अर्जुन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। पैशाचिक रक्त ठंडा शरीर एक पागल था। वह ऐसा कैसे कर सकती है? अर्जुन संघर्ष करना चाहता था, लेकिन उसके लिए इससे मुक्त होना असंभव था। ये प्राचीन तकनीक बहुत शक्तिशाली थी। अचानक जैसे ही विद्या अपनी तलवार घुमाने वाली थी, उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी। कब्र मास्टर, क्या आपको मेरी मदद की ज़रूरत है? अर्जुन दंग रह गया और उसकी आंखें चमक उठीं। यह मो निंग था। उसकी टाइमिंग एकदम सही थी। टू मास्टर, दुनिया में एकमात्र चीज़ जो फिंडिश ब्लड कोड फिजिक का विरोध कर सकती है, वह है मेरी हज़ारों चरम ठंडी फिजिक। यदि आप मेरी शक्ति का उपयोग करते हैं तो आप उसकी बर्फ से प्रतिरक्षित हो जाएंगे। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी चेतना मुक्त कर दी। तुरंत ही एक छाया सी आकृति प्रकट हुई। मो निंग उसके सामने खड़े थे। विद्या को बस यही महसूस हुआ कि कुछ बदल गया है। आखिरकार वह मो निंग को नहीं देख पा रही थी। मो निंग ने अपनी उंगली से इशारा किया, जो बर्फ को भेदती हुई अर्जुन के माथे पर जा लगी। कुछ ही सेकंड बाद अर्जुन को एहसास हुआ कि उसका दानतीयन एक ठंडी आभा में लिपटा हुआ था और उसके शरीर का हर हिस्सा हजारों साल पुरानी बर्फ से बना हुआ लग रहा था। ये हो चुका है। मो निंग गायब हो गई और उसका आकार धुंधला गया। यदि वह इसका कुछ और बार प्रयोग करती तो शायद वह हमेशा के लिए गायब हो जाती। इस समय विद्या ने अपने आसपास के माहौल को देखा। उसे लगा कि उसके क्षेत्र में कुछ ऐसा है जो यहाँ नहीं होना चाहिए। हालांकि यह एहसास जल्दी ही गायब हो गया। पीछे मुड़कर उसने अब और कोई संकोच नहीं किया और बर्फ की तलवार को अर्जुन के शरीर पर एक निश्चित स्थान की ओर जोर से घुमाया। जैसे ही तलवार अर्जुन से लगभग 10 सेंटीमीटर दूर थी, उसने अचानक अपनी आंखें खोल दीं। बर्फ पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें दिखाई दीं जो उसे घेरे हुए थी और वह टूट गई। चारों दिशाओं में ऊर्जा की असीम लहरें फैल गईं और विद्या की सुंदर आंखें आश्चर्य से भर गईं। अर्जुन ने 9 स्वर्ग रहस्यमय सूर्य तकनीक का अभ्यास किया था, इसलिए उसके लिए उसकी तकनीक को हराना असंभव होना चाहिए था। यहाँ तक कि कुछ महान विशेषज्ञ भी ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे। ये हिस्सा एक आदमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसे नष्ट कर दिया जाए तो आपको इसका पछतावा होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि विद्या को इसका पछतावा नहीं होगा। विद्या जब उसके चिढ़ाने वाले शब्द सुनती थी तो वह और भी क्रोधित हो जाती थी और वह अपनी बर्फ की तलवार फिर से घुमाती थी। अर्जुन मुस्कुराया। उसने 2 उंगलियां बढ़ाईं और बर्फ की तलवार की नोक पकड़ ली। इसके बाद अर्जुन की आभा बढ़ गई और अचानक अखाड़े में गड़गड़ाहट की हल्की आवाज गूंज उठी। इसी समय वातावरण में कड़ाके की ठंड छा गई। यह अर्जुन का बर्फीला क्षेत्र था जो 1000 अति शीत शरीर से आया था। काले बादल छा गए और आसमान का रंग बदल गया। जैसे ही ठंडी हवा के झोंके गुजरे, पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। ये है। विद्या का चेहरा पीला पड़ गया था। उसे हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड का एहसास हो रहा था, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और खून दौड़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी ही तरह के किसी व्यक्ति का सामना कर रही हो। ये कैसे संभव है? इस व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से एक चरम यांग साधना तकनीक का अभ्यास किया है, तो उसके पास ऐसी आभा कैसे हो सकती है? ये बर्फ का क्षेत्र है। असंभव। ये तो बिल्कुल असंभव है। अर्जुन, तुमने क्या किया? विद्या जो कुछ हो रहा था उसे स्वीकार नहीं कर सकी। उसे बहुत दुख हुआ। क्या तुम्हें ठंड पसंद नहीं है? अर्जुन मुस्कुराया। आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा पैशाचिक रक्त वाला ठंडा शरीर या मेरा 1000 चरम शीत शरीर, इनमें से कौन अधिक शक्तिशाली है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके शरीर के चारों ओर की बर्फ पूरी तरह पिघल चुकी थी। जब विद्या ने उसे अपने शरीर का नाम लेते सुना तो उसका शरीर पत्थर बन गया। ये कैसे संभव हुआ? वह अर्जुन को किसी और से बेहतर जानती थी। इस आदमी के लिए हजारों गुना ज्यादा ठंडी काया पाना असंभव था। ये बिल्कुल असंभव था। हालांकि वह अपने सामने के दृश्य को कैसे समझा सकती थी?
अचानक अर्जुन की आकृति विद्या के पीछे प्रकट हुई और उसने हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली। जवाब में उसने एक हिमखंड को संघनित किया और अर्जुन को छुरा घोंपने की कोशिश की। अभी भी इस चाल का उपयोग कर रहे हैं। अर्जुन ने ठंडी मुस्कान के साथ हजारों अतिशीत शरीरों का प्रयोग किया। विद्या के हाथ में बर्फ का टुकड़ा पिघल गया। तभी अर्जुन ने विद्या की कलाई पकड़ ली और उनके शरीर एक दूसरे से चिपक गए। क्या तुम अब भी विरोध करना चाहते हो? जब विद्या ने उसकी आवाज अपने कान के इतने करीब सुनी तो उसका चेहरा लाल हो गया। तुम कमीने! विद्या पलटी। बिना हिमखंड का इस्तेमाल किए उसने अर्जुन पर हथेली से वार किया। अर्जुन ने बस अपना सिर हिला दिया। अचानक उसने एक ठंडी आभा छोड़ी और अखाड़े के मंच पर सब कुछ जम गया। यहाँ तक कि विद्या की हरकतें भी धीमी हो गईं। हालांकि अर्जुन ने बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार विद्या के शरीर को नियंत्रित करने वाला राक्षसी रक्तशीत शरीर ही था। उसने अपने दाहिने हाथ से विद्या का कंधा पकड़ा और उसे किनारे से धकेल दिया। साथ ही उसने उसके गिरने की गति को धीमा करने और प्रभाव को कम करने के लिए उसके कपड़े भी पकड़ लिए। दुर्भाग्य से चीर! एक तीखी आवाज गूंजी और अर्जुन स्तब्ध रह गया। विद्या के कपड़े फट गए थे जिससे उसकी पीठ उजागर हो गई थी। विद्या चिल्ला उठी। ये देखकर कि वह रिंग से गिरने वाली है, अर्जुन ने अब और संकोच नहीं किया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने दाहिने हाथ से विद्या की कलाई पकड़ ली। एक हल्के से खींचकर उसने विद्या को फिर से पीछे खींच लिया। वह तो बस विद्या को मैदान से बाहर निकालकर युद्ध जीतना चाहता था। दुर्भाग्य से उसके कपड़े उसका साथ नहीं दे रहे थे। यदि वह इस अवस्था में अखाड़े के मंच से नीचे गिर जाती तो एक बार जब वह गुप्त संरचना को निष्क्रिय कर देता तो विद्या पूरी तरह से उजागर हो जाती। यह उसके लिए बहुत अपमानजनक होगा। इसलिए वह केवल उसे वापस अपने पास खींच सकता था। हालांकि अब वे एक अजीब स्थिति में थे और यहाँ तक कि अर्जुन का चेहरा भी थोड़ा लाल होने से नहीं बच सका। उस बारे में माफ करना, तुम्हारे कपड़ों में कुछ गड़बड़ है, तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। विद्या का चेहरा लाल हो गया था। गुस्से में उसने बर्फ की तलवार बनाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसे पता चल गया कि यह असंभव है। अर्जुन का बर्फीला क्षेत्र बहुत शक्तिशाली था और उसने उसे पूरी तरह से दबा दिया था। साले, तू मुझे कब तक घूरता रहेगा? मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। विद्या क्रोधित तो थी लेकिन शर्मिंदा भी थी। यद्यपि विद्या के शरीर पर पैशाचिक रक्तशीत काया का नियंत्रण था, फिर भी वह अर्जुन से नफरत करती थी और जिस व्यक्ति से वह सबसे अधिक नफरत करती थी उसके सामने अपने शरीर को उजागर करना उसके लिए बहुत अपमानजनक था। बेटी, मैं तुम्हारा शरीर तुम्हें लौटा दूंगा। इस गंदगी को साफ करो। मुझे इस बच्चे को फिर कभी मत देखने देना। अगर मुझे अर्जुन फिर से दिख गया तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मार डालूंगा। उस समय चाहे आप सहमत हो या नहीं, वह मर जाएगा। कुछ ही सेकंड बाद विद्या की जानलेवा निगाहें धीरे धीरे गायब हो गईं और उसकी जगह भ्रम की स्थिति आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक अलग ही व्यक्ति बन गया था। अर्जुन का सामना न करना चाहने वाले राक्षसी रक्तशीत काया ने शरीर का नियंत्रण विद्या को वापस दे दिया था। श्री अर्जुन! विद्या ने अपने सामने खाली जगह को देखा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और चेहरा लाल हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि पैशाचिक रक्तशीत काया उसके लिए ये गंदगी साफ करने के लिए छोड़ जाएगी। वह अर्जुन का सामना कैसे कर सकती थी? अर्जुन को आखिरकार होश आया जब उसने विद्या को उसे मिस्टर अर्जुन कहकर पुकारते सुना। इसका मतलब था कि विद्या अब अपने शरीर पर फिर से नियंत्रण पा चुकी थी। असहजता को कम करने के लिए उन्होंने जल्दी से अपने साधारण कपड़े उतार दिए और उन्हें विद्या पर डाल दिया तथा सावधानीपूर्वक बटन लगा दिए। श्री अर्जुन, धन्यवाद। विद्या ने अपना सिर नीचे कर लिया। अर्जुन की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। अर्जुन ने हल्की खांसी की और विषय बदल दिया। मुझे फिएंडिश ब्लड कोल्ड बॉडी को दबाने के लिए अर्थ सोल मिस्टिक स्टोन का इस्तेमाल करना होगा या उसे हमेशा के लिए सील करने के लिए कुछ तकनीकों का इस्तेमाल करना होगा, अन्यथा वह अंततः आपके शरीर पर कब्जा कर लेगी। उसने सोचा कि विद्या सहमत होगी, लेकिन उसने अपना सिर हिला दिया। मिस्टर अर्जुन, ऐसा मत करो। अगर मैं हुआक्सिया में होता तो शायद मैं एक साधारण जीवन जीना चाहता। हालांकि अब जब मैं कुनलुन पर्वत पर हूं तो मार्शल आर्ट और साधना सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। फिएंडिश ब्लड कोल्ड फिजिक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उसने कभी मुझे खाने का इरादा नहीं किया। हम एक हैं। हालांकि उसका स्वभाव अजीब है और उसका व्यक्तित्व ठंडा है, लेकिन वह एक बुरी इंसान नहीं है। अगर उसने अभी आपके साथ कुछ बुरा किया है तो कृपया उसे माफ कर दें। क्या तुम सच में इसे दबाना नहीं चाहते? अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। क्या अब तुम इसे नियंत्रित कर सकते हो? विद्या ने सिर हिलाया। अर्जुन, मेरी चिंता मत करो। मैंने पहले ही उससे बातचीत कर ली है। वह कई बातों के बारे में मेरी बात सुनेगी।
हालांकि अर्जुन, अभी कुछ ऐसा है जो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आज मुझे ड्रैगन क्लींजिंग पूल में प्रवेश करना है। वह स्थान मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ड्रैगन सफाई पूल। अर्जुन दंग रह गया। फिर वही 3 शब्द थे। वह समझ नहीं पाया कि विद्या को इसकी इतनी परवाह क्यों थी। इस समय वैद्यनाथ की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। बच्चे, ड्रैगन क्लींजिंग पूल एक अच्छी जगह है। ये कुनलुन पर्वतों में हर कुछ दशकों या सदियों में एक बार ही दिखाई देता है। यह न केवल कुछ विशेष रक्त रेखाओं के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आपके रक्त ड्रैगन और लिटिल गोल्ड के लिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। लिटिल गोल्ड ने 9 सिर वाले खूनी भेड़िए की शक्ति को अवशोषित कर लिया है और अपने पहले विकास के कगार पर है। अगर यह ड्रैगन क्लींजिंग पूल में प्रवेश करता है और उस जगह के अंदर की शक्ति को अवशोषित करता है, तो यह निश्चित रूप से अपना पहला विकास पूरा कर लेगा। वैद्यनाथ की बातें सुनकर अर्जुन थोड़ा उत्साहित हुआ। आखिर उसने देखा था कि लिटिल गोल्ड कितना शक्तिशाली था। उसकी नींद और आलस्य के अलावा उसमें कोई कमी नहीं थी। वह इतना मजबूत भी था कि वह कई चीज़ों से निपटने में उसकी मदद कर सकता था। एक बार इसका विकास हो जाए तो यह निश्चित रूप से और भी अधिक मजबूत हो जाएगा। इस प्रकार इसका विकास अर्जुन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। केवल शीर्ष 10 ही ड्रैगन क्लींजिंग पूल में प्रवेश कर सकते हैं। उसने विद्या की ओर देखते हुए पूछा, ये सही है? विद्या ने सिर हिलाया। दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि केवल श्री अर्जुन ही जा सकते हैं। जब अर्जुन ने विद्या की आंखों में निराशा देखी तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ड्रैगन क्लींजिंग पूल उसके लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन यह विद्या के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण था। चाहे कुछ भी हो, उन दोनों को अंदर जाना ही था। अर्जुन ने फिर सब कुछ सोचकर विद्या की ओर देखा। चिंता मत करो, हम एक साथ ड्रैगन क्लींजिंग पूल में प्रवेश करेंगे, लेकिन नियम तो ये हैं। विद्या हिचकिचाई। अर्जुन ने बिना समय बर्बाद किए अपने हाथ की एक लहर से छिपे हुए ढांचे को हटा दिया। ऐसा होते ही शुरू में शोर मचाने वाला अखाड़ा तुरंत शांत हो गया। बाकी सभी लड़ाइयां बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी थीं। केवल अर्जुन और विद्या की लड़ाई का फैसला होना बाकी था। इससे अखाड़े के मंच के नीचे खड़े लोग चिंतित हो गए। ये फिर से स्पष्ट है। देखो, कौन जीता? हम। ये सही नहीं है। 2 लोग क्यों खड़े हैं? और उस लड़की के कपड़े क्यों बदले? ये सही नहीं है। ये कपड़े अर्जुन के लगते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों अंदर ही ऐसा कर रहे थे? क्या अभी कुछ सेकंड पहले ही विद्या अर्जुन को मारने वाली नहीं थी? चीजें इस तरह कैसे बदल गईं? ऐसा क्यों हुआ? अर्जुन बहुत सुंदर नहीं है। वह मेरी बराबरी भी नहीं कर सकता। इस जीवन में ईशा के करीब पहुंचना मेरे लिए असंभव था, इसलिए मैं जुएहान संप्रदाय के इस प्रतिभाशाली शिष्य का पीछा करने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कोई उम्मीद नहीं है। दोनों देवियां उस जैसे किसी भी व्यक्ति की ओर क्यों आकर्षित हैं? भीड़ चिल्लाने लगी। अर्जुन और विद्या के कपड़े अस्त व्यस्त थे। इसके अलावा विद्या के गाल अभी भी लाल थे। ये कल्पना करना मुश्किल था कि क्या हुआ था। मंच के नीचे के अधिकांश प्रतिभाशाली लोग विद्या को आगे बढ़ाने का इरादा रखते थे, लेकिन अब वह इच्छा पूरी तरह से लुप्त हो चुकी थी। आखिरकार विद्या एक नवागंतुक था और जुएहान संप्रदाय सबसे मजबूत संप्रदायों में से एक नहीं था। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि विद्या सुंदर थी। यद्यपि उसकी तुलना ईशा से नहीं की जा सकती थी, फिर भी वह निश्चित रूप से कुनलुन पर्वत की शीर्ष सुंदरियों में से एक थी और उसका बर्फीला ठंडा स्वभाव लोगों के भीतर विजय की इच्छा को उकसाता था। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि बर्फीली सुंदरता पर विजय प्राप्त कर ली गई है। यदि अर्जुन में भयानक शक्ति और निर्दयता न होती, तो इनमें से अनेक टूटे हुए हृदय वाले साधक येसु को मारने के लिए अखाड़े में दौड़ पड़ते। चेन निर्णायक के रूप में आचार्य सूर्यदेव ऐसी तुच्छ बातें नहीं कर सकते थे। उन्होंने आगे बढ़कर अर्जुन और विद्या से कहा, बाकी 9 स्थान पक्के हो चुके हैं। अब बस तुम दोनों बचे हो। कौन जीता? अर्जुन ने आचार्य सूर्यदेव के पीछे देखा तो कुछ लोग दिखाई दिए। ये थोड़ा अपरिचित था। ये वे लोग होने चाहिए जो आगे बढ़ रहे थे। वहां 8 लोग थे और 2 स्थान खाली थे। इनमें से एक ईशा का था, जो अभी तक वापस नहीं आया था। जहां तक आखिरी स्थान की बात है तो यह उनके और विद्या के बीच था। अर्जुन मुस्कुराया और कंधे उचका दिए। इस राउंड में मैंने विद्या के साथ बराबरी कर ली। यह मुश्किल है, विजेता का निर्धारण करें। खींचना। आचार्य सूर्यदेव का चेहरा तमतमा उठा और बाकी जजों के चेहरे पर बदसूरत भाव उभर आए। उनके चेहरे, भीड़ लगभग जमीन पर गिर पड़ी। मार्शल आर्ट के मुकाबले में कोई नतीजा कैसे ड्रॉ हो सकता है? ऐसा नहीं। अर्जुन और विद्या को कोई चोट नहीं लगी थी, फिर भी उन्होंने कहा कि उनका मैच बराबरी पर समाप्त हुआ। सभी जानते थे कि कुछ गड़बड़ चल रही है। आचार्य सूर्यदेव ने लिटिल गोल्ड की ओर देखा, जो मैच के बाद भी खर्राटे ले रहा था, और फिर अर्जुन की ओर देखा। मार्शल आर्ट स्पैरिंग बच्चों का खेल नहीं है। इसमें ड्रॉ कैसे हो सकता है?
इसका कोई न कोई नतीजा तो होना ही चाहिए। कोटा पहले से ही तय है और हम 11 खिलाड़ियों को शामिल नहीं कर सकते लोग। आचार्य सूर्यदेव का रुख अत्यंत दृढ़ था। इसका समाधान आसान है। अर्जुन ने लिटिल गोल्ड को अपनी बाहों में लिया और अन्य प्रतियोगियों की ओर चला गया जो वहां से गुजर चुके थे। अचानक वह रुक गया। लिटिल गोल्ड ने अपनी आंखें खोलीं और उन्हें सावधानी से देखा। अर्जुन की हत्यारी आभा ने उन्हें घेर लिया, जैसे उसकी ठंडी निगाहें समूह पर घूम रही हों। उसकी निगाहें नरक से आए राक्षस की तरह थीं, ठंडी और खूनी। ये लोग अर्जुन की ताकत को जानते थे। वे कुछ कदम पीछे हटे और उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। स्पष्टतः वे डरे हुए थे। विद्या की ताकत पर संदेह करने की कोई जरूरत नहीं है। चूंकि कोई विजेता या हारने वाला नहीं है, तो क्यों न मैं किसी एक को चुनकर उसके साथ मुकाबला करूं। जैसे ही ये शब्द कहे गए, आगे बढ़ने वाले लोगों के पसीने छूट गए। वे पहले ही अपने भाग्य को धन्यवाद दे चुके थे कि उनका मुकाबला अर्जुन या विद्या से नहीं हुआ था, इसलिए अब उनमें से किसी से भी लड़ने के बारे में सोचकर ही उनकी रूह कांप उठी। इसके अलावा अर्जुन की आंखों में हत्या की भावना भरी हुई थी। अगर उनमें से कोई भी उसके साथ अखाड़े में कदम रखता तो निश्चित रूप से मर जाता। उस छोटे से जीव के आसपास होने के कारण जज भी उसे रोक नहीं सके। आचार्य सूर्यदेव समझ गए कि अर्जुन उन्हें धमका रहा है। हालांकि जैसे ही वह बोलने वाले थे, लगभग 25 वर्ष की आयु का एक साधक अचानक खड़ा हो गया और अपने पेट को पकड़ते हुए आचार्य सूर्यदेव से बोला, आचार्य सूर्यदेव, मुझे बहुत खेद है। मुझे लगता है कि मेरा डेंटियन थोड़ा असहज है। मुझे अपनी पिछली लड़ाई में आंतरिक चोटें लगनी चाहिए थीं और मैं ड्रैगन क्लींजिंग पूल में कदम रखने में असमर्थ हूँ। आचार्य सूर्यदेव, मैं पीछे हटने का विकल्प चुनता हूँ। आचार्य सूर्यदेव के चेहरे पर भाव बदल गए। ड्रैगन क्लींजिंग पूल एक ऐसा अवसर है जो 100 साल में एक बार ही आता है। क्या तुम सच में अब हार मान लेना चाहते हो? उन्होंने आश्चर्य से पूछा। साथ ही, क्या तुम्हारे पीछे का संप्रदाय भी तैयार है? साधक ने बार बार सिर हिलाया। आचार्य सूर्यदेव, मेरे संप्रदाय गुरु का अनुरोध बहुत सरल है। मुझे बस एक रैंकिंग प्राप्त करने की आवश्यकता है और कुछ नहीं। मेरा वंश विशेष है, इसलिए ड्रैगन क्लींजिंग पूल मेरे लिए बेकार है। समय बर्बाद करने के बजाय मैं साधना में अधिक समय बिता सकता हूँ। अलविदा। फिर साधक आचार्य सूर्यदेव की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना ही वहां से चला गया। जाने से पहले उसने अर्जुन को गहराई से देखा। ये स्पष्ट था कि वह अर्जुन से डर गया था और उसे ये भी लगा कि अर्जुन उसे घूर रहा था, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। अगर उसकी आंतरिक भावना सही होती तो वह अर्जुन से मुकाबला करने के लिए चुनता। इसलिए वह घबरा गया। क्या भाग्य जीवन से अधिक महत्वपूर्ण था? सायन फीनिक्स संप्रदाय ने अर्जुन को नाराज कर दिया था और लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया था। चूंकि पहले से ही एक उदाहरण था, इसलिए उनकी गलतियों से सीखना सबसे अच्छा था। लेकिन इस व्यक्ति ने अर्जुन को गलत समझा था। वह सिर्फ ये देखना चाहता था कि कोई जाता है या नहीं। अगर कोई नहीं जाता तो वह कोई कार्रवाई नहीं करता। सबसे बुरी स्थिति में वह कोई दूसरा रास्ता सोचेगा। हालांकि चूंकि कोई तो चला गया था, इसलिए यह अच्छा ही हुआ। आचार्य सूर्यदेव, अब सब ठीक है न? आचार्य सूर्यदेव ने एक लंबी सांस ली। वे इस विषय को आगे बढ़ाने का साहस नहीं कर सके और केवल सिर हिलाकर कह सके, मैं घोषणा करता हूं कि ज्यूहान संप्रदाय के विद्या और चिकित्सा देवता संप्रदाय के अर्जुन सफलतापूर्वक आगे बढ़ गए हैं। वहां जयकारे लगने चाहिए थे, लेकिन इस समय वहां सन्नाटा था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि जज वाकई समझौता कर लेंगे। अर्जुन शायद अकेला ऐसा था जो इस तरह से आगे बढ़ सका। आचार्य सूर्यदेव और अन्य न्यायाधीश इस बारे में क्या कर सकते थे? वे अर्जुन को हरा नहीं सकते थे। अगर वे अर्जुन को नाराज कर देते तो संभवतः पूरा कियांजियो प्लाजा नष्ट हो जाता। आचार्य सूर्यदेव ने दूसरे जजों की ओर देखा और एक जेड पेंडेंट निकाला। उन्होंने उदासीनता से कहा, ड्रैगन क्लींजिंग पूल खोलने का समय आ गया है। आचार्य सूर्यदेव की अंगुलियों ने एक मुहर बना ली। जैसे ही वे आगे बोलने वाले थे, आकाश में एक घटना वास्तव में प्रकट हुई। काले बादल घिर आए और आकाश के एक ओर दिन था और दूसरी ओर रात थी, बिल्कुल यिन और यांग की तरह। काले बादलों के बीच अंतहीन गड़गड़ाहट और बिजली की चमक थी और तेज हवा के झोंके गुजर रहे थे। चारों ओर एक वीरान आभा छा गई थी। ये दृश्य देखकर सबके भाव बदल गए। ये घटना कुछ हद तक परिचित थी। ये है, मिस्टर जिंगशुई आ गए हैं। हाँ, यिन और यांग। यह मिस्टर जिंगशुई होना चाहिए। कुछ ही सेकंड बाद पांचों जज डर और घबराहट से घुटनों के बल बैठ गए। उनके शरीर कांप रहे थे। उनके सिर जमीन पर टिके हुए थे, जो श्री जिंगशुई के प्रति उनकी अत्यधिक वफादारी को दर्शाता था। भीड़ भी श्रद्धापूर्वक घुटनों के बल झुक गई। शक्ति के प्रति उनकी श्रद्धा यही थी। श्री जिंगशुई की ताकत और उपलब्धियां पौराणिक थीं और उनकी स्थिति अडिग थी।
इसके अलावा उनका यहाँ आना एक महान अवसर का संकेत हो सकता है। अगर वे बहुत भाग्यशाली रहे तो वे उनके शिष्य भी बन सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने घुटने नहीं टेके। अर्जुन, विद्या, दुआन हुएन और कुछ अन्य लोग देवदार के पेड़ों की तरह गर्व से खड़े थे। उन्होंने घुटने टेकने का बिल्कुल भी इरादा नहीं दिखाया। उनके माता पिता और स्वामियों के अलावा किसी और को उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर करने का अधिकार नहीं था। यह उनका सिद्धांत था। काले बादल शहर पर छाने लगे और धीरे धीरे आसमान में एक आकृति उभरने लगी। एक बूढ़ा आदमी 8 त्रिग्राम संरचना डिस्क पर खड़ा था और तेजी से उड़कर ऊपर आ गया। तेज हवा के कारण उसकी आस्तीनें फड़फड़ाने लगीं और उसका आभामंडल अलौकिक और विस्मयकारी लगने लगा। अर्जुन ने उस आदमी की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं था कि यह व्यक्ति उसका संभावित दुश्मन था। नन्हा गोल्ड, जो उसकी बाहों में था, कुछ महसूस कर रहा था। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थीं और वह धीमी आवाज में दहाड़ रहा था, छोटे गोल्ड, तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन ने लिटिल गोल्ड के श्री जिंगशुई के प्रति जानलेवा इरादे को देखा। अगर उसने लिटिल गोल्ड को नहीं रोका होता तो वह किसी भी समय हमला कर सकता था। लिटिल गोल्ड श्री जिंगशुई के प्रति इतना शत्रुतापूर्ण क्यों था? तार्किक रूप से कहें तो ये लिटिल गोल्ड की श्री जिंगशुई से पहली मुलाकात होगी। अंत में अर्जुन ने इस मामले को अपने दिमाग से निकाल दिया। उसे यकीन नहीं था कि मिस्टर जिंगशुई का आगमन अच्छी बात थी या बुरी बात, लेकिन अगर यह आदमी उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था तो वह संसार कब्रिस्तान में प्राचीन शक्तिशाली विशेषज्ञों से कार्रवाई करने के लिए तैयार था। चमकती हुई संरचना डिस्क जमीन पर स्थिर रूप से उतरी। श्री जिंगशुई ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे और बिना कुछ कहे भीड़ पर नजर घुमाई। वह बहुत प्रभावशाली लग रहा था और उसकी आभा उसे वहां उपस्थित अन्य साधकों से अलग कर रही थी। यह एक सच्चे विशेषज्ञ का स्वभाव था। नमस्कार, श्री जिंगशुई, सम्मानपूर्ण आवाजों का एक समूह गूंज उठा। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो बहुत उत्साहित थे और उनकी आंखों में आंसू थे। उनकी आंखों के आखिरकार श्री जिंगशुई एक महान व्यक्ति थे। कुछ लोग तो उन्हें अपने पूरे जीवन में एक बार भी नहीं देख पाएंगे। मिस्टर जिंगशुई ने सिर हिलाया। हालांकि फिर उसने तुरंत अपनी नज़र अर्जुन की ओर घुमाई और उसकी ठंडी आंखों में कट्टरता की झलक दिखाई दी। वह आगे बढ़ा और अंततः अर्जुन से 5 मीटर आगे जाकर रुक गया। आचार्य सूर्यदेव और अन्य लोग जो घुटनों के बल बैठे थे, उन्होंने ऊपर देखा। जब आचार्य सूर्यदेव ने देखा कि अर्जुन और अन्य लोग घुटनों के बल नहीं बैठे हैं तो उनका दिल धड़क उठा। क्या अर्जुन मौत को आमंत्रित कर रहा था? वास्तव में उन्होंने घुटने नहीं टेके। हालांकि दाओवादी नानमिंग और कियू लाओचेंग खुश थे। आखिरकार अर्जुन ने कुछ समय पहले ही श्री जिंगशुई का अपमान किया था। अगर वह अभी घुटने नहीं टेकता तो श्री जिंगशुई निश्चित रूप से क्रोधित हो जाएगा और उसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। दिलचस्प है। अर्जुन, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। ये लोग घुटने टेक रहे हैं तो फिर तुम घुटने क्यों नहीं टेक रहे हो? जैसी कि उम्मीद थी, मिस्टर जिंगशुई की ठंडी आवाज धीरे धीरे गूंजी, जिससे दिल की धड़कन बढ़ गई। अर्जुन गर्व से अपनी पीठ सीधी करके खड़ा था। उसने शांति से कहा, अगर वे तुम्हारे सामने घुटने टेकते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें भी तुम्हारे सामने घुटने टेकने होंगे? ये कैसा तर्क है? मैं, अर्जुन, न तो आकाश के सामने झुकूंगा और न ही पृथ्वी के सामने। तो क्या तुम सोचते हो कि तुम आकाश और पृथ्वी को पार कर जाओगे? ये सुनकर मिस्टर जिंगशुई भावशून्य हो गए। इसके बजाय उन्होंने लिटिल गोल्ड को देखा, जिसने दूसरे पक्ष की इच्छा को महसूस किया, इसलिए उसकी दहाड़ और भी तेज हो गई। अर्जुन, मैं तुम्हें पहचानता हूं और तुम्हारी थोड़ी प्रशंसा भी करता हूं। हालांकि मुझे तुम्हारा रवैया पसंद नहीं है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। कमजोर को मजबूत के सामने झुकना चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने के परिणाम बहुत गंभीर हैं और मेरे लिए तुम्हें मारना आसान है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे लोगों को सद्गुणों से समझाना पसंद है। अर्जुन ने नाक भान सिकुड़ी और उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। श्री जिंगशुई ने शेष प्रतिभागियों की ओर देखा और सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि आप 10 फाइनलिस्ट हैं। इस साल के नियम थोड़े खास हैं। मूल रूप से जो आगे बढ़ते हैं उनके पास अवसर और जादुई खजाने हो सकते हैं, लेकिन हाल ही में ड्रैगन क्लींजिंग पूल फिर से दिखाई दिया है और मुझे कुंजी प्राप्त करने का मौका मिला है। शीर्ष 10 के लिए अवसर ड्रैगन क्लींजिंग में होंगे पूल। जहां तक उन अवसरों का सवाल है, मुझे भी नहीं पता। इसके लिए आपको खुद ही इसकी खोज करनी होगी। इसके बाद श्री जिंगशुई ने अपना हाथ हल्के से हिलाया और आसपास एक प्राचीन आभा फैल गई। अनगिनत लोग कांप उठे, उनकी आंखें भय से भर गईं। केवल श्री जिंगशुई जैसा शक्तिशाली व्यक्ति ही ऐसी घटना उत्पन्न कर सकता है। अपने हाथ की एक लहर के साथ जमीन हिल गई और क्यानजुए प्लाजा के बीच में स्थित अखाड़ा गायब हो गया।
उसकी जगह 1000 मीटर गहरा गड्ढा बन गया और गड्ढे के भीतर से एक संरचना की शक्ति के फूटने के साथ ही अलग अलग आवाजें लगातार गूंजने लगीं। गड़गड़ाहट। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। 1000 मीटर गहरे गड्ढे से एक पहाड़ उभरा जो बादलों तक ऊंचा दिखाई दे रहा था। एक पहाड़ को यूं ही बना पाना, ये कैसी घटना थी। इसके अलावा ये पहाड़ कोई भ्रम नहीं था, बल्कि एक वास्तविक अस्तित्व था। अर्जुन ने पहाड़ की ओर देखा। बीच में सीढ़ियां थीं जो आध्यात्मिक दबाव छोड़ती हुई प्रतीत हो रही थीं। पहाड़ की तलहटी में एक काली कब्र थी जो दर्जनों मीटर लंबी थी। कब्र के पत्थर पर कुछ शब्द लिखे थे। ड्रैगन सफाई पूल, ड्रैगन क्लींजिंग पूल पहाड़ की चोटी पर था। मिस्टर जिंगशुई ने रुककर कहा, यह पहाड़ आप प्रतिभाशाली लोगों के लिए एक बेहतरीन अवसर है। आम लोग इस पहाड़ पर पैर नहीं रख सकते, लेकिन मैं आपको ऊपर लाकर आपके लिए ज्यादा समय खरीद सकता हूँ। ड्रैगन क्लींजिंग पूल सिर्फ 3 दिन तक चलता है। 3 दिन बाद ये पहाड़ गायब हो जाएगा। अगर कोई इस अवसर के फिर से प्रकट होने का इंतजार करता है तो उसे 100 साल या 1000 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही ये शब्द कहे गए, असंख्य ईर्ष्यालु निगाहें उन लोगों की ओर उठी जिन्होंने योग्यता प्राप्त की थी। साधारण लोग ड्रैगन क्लींजिंग पूल पर चढ़ नहीं सकते थे और पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए उन्हें श्री जिंगशुई की सहायता की आवश्यकता थी। इस सर्वोच्च अवसर का आनंद केवल 10 लोग ही उठा सकते हैं। कौन ईर्ष्या नहीं करेगा। चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। मैं तुम्हें अभी ऊपर लाता हूँ। मिस्टर जिंगशुई ने अपना हाथ हल्के से हिलाया और जमीन पर रोशनी के 10 घेरे प्रकट हो गए। प्रकाश के घेरे में प्रवेश करो। जब प्रकाश के गोले दिखाई दिए तो भीड़ से 2 आकृतियां तेजी से उड़कर आईं। वे ईशा और एल्डर के थे। ईशा के पास एक अनुशंसित स्थान था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से ड्रैगन क्लींजिंग पूल में प्रवेश कर सकी। शुरू में तो ईशा का चेहरा अभी भी ठंडा और दुखी था, क्योंकि अभी अभी जो कुछ हुआ था। लेकिन जब उसने देखा कि अर्जुन कुछ ही दूरी पर खड़ा है तो उसे सुखद आश्चर्य हुआ। अर्जुन वास्तव में ठीक था। उन्होंने तो योग्यता भी प्राप्त कर ली। ये कैसे संभव हुआ? जब वह वहां नहीं थी तो क्या हुआ? यहाँ तक कि एल्डके का शरीर भी जम गया और उनका चेहरा बहुत भद्दा हो गया। उसका हृदय व्याकुल हो गया और वह बहुत आश्चर्यचकित हुई। ये बच्चा वास्तव में अपनी ताकत से बच गया। क्या ऐसा हो सकता है कि इस दौरान कुछ हुआ हो? एल्डके ने सोचना बंद कर दिया और ईशा से कहा, सिक्किंग जाओ। चूंकि अर्जुन ठीक है, इसलिए मुझे दोष मत दो। मैंने ये सिर्फ तुम्हारे और संप्रदाय के लिए किया है। ईशा ने ठंडी सांस ली और रोशनी के घेरे पर पैर रख दिया। उसने झुककर उनका अभिवादन किया, मिस्टर जिंगशुई। श्री जिंगशुई ने सिर हिलाया। ईशा के बारे में उनकी अच्छी राय थी। आखिरकार उन्हें कुनलुन पर्वत की सबसे प्रतिभाशाली महिला माना जाता था। यदि उसकी असमय मृत्यु नहीं हुई होती तो वह कुछ दशकों में कुनलुन पर्वतों की प्रमुख हस्तियों में से एक बन सकती थी। अर्जुन और विद्या भी अपने प्रकाश के क्षेत्र में आ गए। वे 10 लोग जाने के लिए तैयार थे। श्री जिंगशुई की उंगलियों ने एक मुहर बना ली और प्रकाश उनकी हथेली के चारों ओर घूमने लगा। प्रकाश के 10 चक्र अचानक चमक उठे। तभी उसे कुछ सूझा और उसने जो कुछ कर रहा था उसे रोक दिया। उन्होंने अर्जुन की ओर जलती हुई निगाह से देखा और चौंकते हुए कहा, अर्जुन, मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। क्या तुम मेरे शिष्य बनने को तैयार हो? जैसे ही उसने ये कहा, सभी के चेहरे के भाव बदल गए। किसी ने नहीं सोचा होगा कि श्री जिंगशुई ऐसे समय में एक शिष्य को स्वीकार करेंगे। आखिर क्या चल रहा था? श्री जिंगशुई ने कई सालों से कोई शिष्य नहीं लिया था। अचानक उन्होंने ऐसा क्यों किया? अनगिनत ईर्ष्यालु निगाहें अर्जुन की ओर घूम गईं और कुछ के लिए वह ईर्ष्या घृणा में बदल गई। ईशा के होठों पर मुस्कान आ गई। वह अर्जुन के लिए खुश थी। आखिरकार मिस्टर जिंगशुई कुनलुन पर्वतों में एक महान अस्तित्व थे। श्री जिंगशुई के समर्थन से लगभग कोई भी संप्रदाय अर्जुन को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। आखिरकार अर्जुन मुसीबतें खड़ी करने में माहिर था। उसे इस सुरक्षा की सख्त जरूरत थी। कुछ लोग तो ये भी सोच रहे थे कि अर्जुन और मेडिकल गॉड संप्रदाय का कैसे पक्ष लिया जाए। आखिरकार श्री जिंगशुई का शिष्य बनना स्वर्ग में चढ़ने जैसा था। उनकी राय में कोई भी व्यक्ति बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसे आकर्षक प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा। हालांकि अर्जुन शांत रहे और काफी देर तक कोई जवाब नहीं दिया। श्री जिंगशुई ने कुछ सोचा और दूरी पर डुआन हुएन को देखा। संप्रदाय गुरु डुआन, आपको कोई आपत्ति नहीं है न? एक और गुरु का होना आपके शिष्य के लिए लाभदायक है। डुआन हुएन के चेहरे पर अजीब भाव थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर जिंगशुई अचानक ऐसा क्यों व्यवहार करने लगे। ये पूर्णतः अतार्किक था। स्पष्ट शब्दों में कहें तो श्री जिंगशुई की हरकतें एक नेवले द्वारा मुर्गी से मिलने जाने जैसी थीं। फिर भी उन्होंने अपने हाथ ऊपर करके कहा, उनके स्वामी के रूप में मुझे स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं है।
हालांकि सब कुछ अर्जुन की पसंद पर निर्भर करता है। मिस्टर जिंगशुई ने सिर हिलाया और अर्जुन की ओर देखा। क्या हुआ? अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। वह लिटिल गोल्ड के गुस्से को महसूस कर सकता था जो उसकी बाहों में कांप रहा था, मानो उसे कह रहा हो कि इसे स्वीकार न करे। उसने मिस्टर जिंगशुई को दिलचस्पी से देखा और उत्सुकता से पूछा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपका शिष्य बनना इतना आसान नहीं होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? मिस्टर जिंगशुई हंसे और अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगे। बुद्धिमान लोगों से बात करना आसान है। मेरा अनुरोध बहुत सरल है। मुझे बस इतना चाहिए कि आप मुझे अपना गुरु मानने के लिए कोई उपहार दें। आखिरकार मैं शिष्यों को सहजता से नहीं लेता। तुम्हें कैसा उपहार चाहिए? अर्जुन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। मिस्टर जिंगशुई ने हाथ बढ़ाकर अर्जुन की बाहों में लिटिल गोल्ड की ओर इशारा किया। मैं तुम्हारी बाहों में आध्यात्मिक जानवर चाहता हूँ। ये सुनकर अर्जुन के चेहरे पर एकदम से परिवर्तन आ गया और उसका हृदय क्रोध से भर गया। उस आदमी की सुरक्षा के लिए लिटिल गोल्ड का आदान प्रदान करना, मानो वह कभी ऐसा कुछ करेगा। उसके पीछे 100 प्राचीन शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। इसकी तुलना में श्री जिंगशुई क्या थे? आसपास की भीड़ भी हंगामा करने लगी क्योंकि उन्हें पता चला कि ऐसा क्यों हो रहा है। श्री जिंगशुई को अर्जुन की प्रतिभा बिल्कुल पसंद नहीं थी, बल्कि वह उस शक्तिशाली आध्यात्मिक जानवर को चाहते थे। आखिरकार यह आध्यात्मिक जानवर श्री जिंगशुई के गठन को नष्ट करने में कामयाब रहा था, इसलिए ये स्पष्ट रूप से असाधारण था। फिर भी अर्जुन को आध्यात्मिक पशु को सौंपने से बहुत लाभ होगा। एक छोटे आध्यात्मिक पशु और एक शक्तिशाली विशेषज्ञ की सुरक्षा के बीच चयन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। भले ही यह आध्यात्मिक पशु स्वर्ग को चुनौती देने वाला था, क्या ये श्री जिंगशुई से अधिक शक्तिशाली हो सकता था? ईशा ने अर्जुन की तरफ देखा और झिझकने लगी। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन अंत में कह नहीं पाए। वह उसके लिए निर्णय नहीं ले सकती थी। क्या तुम्हें अब भी मेरे प्रस्ताव पर विचार करने की जरूरत है? श्री जिंगशुई ने आग्रह किया। अर्जुन, मैं तुम्हें वह सब कुछ दे सकता हूं जो तुम चाहते हो। अचानक अर्जुन ने ऊपर देखा और अपना सिर हिलाया। मुझे खेद है, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे स्वामी बनो। इसके अलावा लिटिल गोल्ड हमेशा मेरे साथ रहेगा, चाहे अभी हो या भविष्य में। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं कभी भी व्यापार करूंगा या दे दूंगा, इसलिए इसके बारे में सोचना भी मत। उसने उसे निर्दयतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन मना कर देंगे, और वह भी इतने आत्मविश्वास के साथ। सोचिए, वह ऐसी बात कह सकता है? भीड़ अवाक रह गई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अर्जुन क्या सोच रहा था। अर्जुन का जवाब श्री जिंगशुई के चेहरे पर थप्पड़ मारने के बराबर था। उन्होंने फिर से श्री जिंगशुई की ओर देखा और पाया कि आमतौर पर शांत रहने वाले श्री जिंगशुई के चेहरे पर एक ठंडा और उदास भाव था। तो क्या तुम मुझे अस्वीकार कर रहे हो? किसी ने भी मुझे अस्वीकार करने की हिम्मत नहीं की। क्या तुमने इसके परिणामों के बारे में सोचा है? इस स्तर के विशेषज्ञ की धमकी भयावह थी। इसके अलावा श्री जिंगशुई का आध्यात्मिक दबाव अर्जुन पर टूट पड़ा। लिटिल गोल्ड का रोआं खड़ा हो गया और प्रतिक्रिया स्वरूप एक हल्की रोशनी ने अर्जुन को घेर लिया, जिससे उसे चोट लगने से बचाया जा सका और आध्यात्मिक दबाव भी कम हो गया। मैं तुमसे फिर पूछूंगा, क्या तुम मुझे अपना आध्यात्मिक पशु देने को तैयार हो? अर्जुन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, मैं तैयार नहीं हूं। उनका रुख दृढ़ एवं निर्णायक था। अच्छा, बहुत अच्छा। मिस्टर जिंगशुई अचानक हंस पड़े। उन्होंने अपनी उंगली हिलाई और एक अदृश्य शक्ति बाहर निकली। कुछ ही सेकंड बाद अर्जुन को लगा कि उसके आंतरिक अंग एक शक्तिशाली झटके से हिल गए और उसका शरीर बाहर उड़ गया। पूरे 20 मीटर चलने के बाद ही वह अपने आप को स्थिर कर सका और उसके मुंह के कोने पर खून की एक धार दिखाई दी। मुझे अस्वीकार किया जाना पसंद नहीं है। अर्जुन, ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि तुमने यहाँ क्या किया है। तुमने बिना किसी कारण के सियान फीनिक्स संप्रदाय के बुजुर्गों और शिष्यों को मार डाला। तुम्हारी हत्या करने की मंशा बहुत मजबूत है। हालांकि तुम आगे बढ़ चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें ड्रैगन क्लींजिंग पूल में लाने की योजना नहीं बना रहा हूं, क्योंकि तुम अंततः राक्षसी मार्ग पर चलोगे। चूंकि तुम इतने घमंडी हो, तो खुद वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता सोचो। आसपास का माहौल अचानक शांत हो गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर जिंगशुई इतने गुस्से में होंगे कि उन्होंने अपने नियम तोड़ दिए और अर्जुन को ड्रैगन क्लींजिंग पूल में लाने से मना कर दिया। श्री जिंगशुई की मदद के बिना साधारण लोग इस पर्वत पर चढ़ने में सक्षम नहीं होते। उन्हें अर्जुन से सहानुभूति भी थी। जिस स्थान के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, उसे बेरहमी से छीन लिया गया। हालांकि श्री जिंगशुई को ऐसा करने का अधिकार था। विद्या ने अर्जुन को देखा जो घायल था और दूरी पर अकेला खड़ा था, और उसका दिल दुख गया। श्री अर्जुन, मैं आपके साथ चलूंगा। विद्या एक कदम आगे बढ़ने ही वाली थी कि अर्जुन ने हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, मैं कर सकता हूँ। तुम आगे बढ़ो। यह अवसर तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
लेकिन विद्या कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अंततः वह कुछ नहीं कह सकी। ईशा ने मिस्टर जिंगशुई की ओर देखा, जिनके चेहरे पर उदासी के भाव थे, और उन्हें थोड़ा गुस्सा आया। दूसरे पक्ष की हरकतें सचमुच घृणित थीं। अब उसे इस महान व्यक्तित्व के बारे में अच्छी धारणा नहीं रही और उसकी मुट्ठियां बंध गईं। हालांकि अब वह अर्जुन की मदद नहीं कर सकती थी। वह केवल ड्रैगन क्लींजिंग पूल में जाकर देख सकती थी कि क्या वहां अर्जुन के लिए कोई अवसर है। अर्जुन की वर्तमान ताकत का मतलब था कि वह अपने साथियों पर हावी हो सकता था। हालांकि श्री जिंगशुई की आज की हरकतें उसे कुनलुन पर्वत के साधकों और सेनाओं के बीच एक बहिष्कृत व्यक्ति बनाने के बराबर थीं। अर्जुन का भावी जीवन आसान नहीं होगा। अचानक उसे कुछ याद आया और वह तेजी से अर्जुन की ओर चली गई। अर्जुन, क्या तुम सच में मिस्टर जिंगशुई से माफी नहीं मांगोगे? यह अवसर बहुत दुर्लभ है। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। यह असंभव है। इसके अलावा मिस्टर जिंगशुई मेरी नज़र में कुछ खास नहीं है। हालांकि ड्रैगन क्लींजिंग पूल में न जाना थोड़ा परेशानी भरा है। क्या हमें वाकई इस व्यक्ति पर निर्भर रहना होगा? ईशा को ऐसे अहंकारी शब्द सुनकर हंसी आ गई। उसने अर्जुन को दोष नहीं दिया। इसके बजाय उसने सीढ़ियों की ओर देखा और कहा, अर्जुन, हमें मिस्टर जिंगशुई पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर जिंगशुई के पास ही हमें स्वर्गीय सीढ़ी पार करने में मदद करने का साधन है। स्वर्गीय सीढ़ी? अर्जुन ने उस सीढ़ी की ओर देखा जो पहाड़ की चोटी तक जाती थी। ईशा ने सिर हिलाया। साधारण साधक स्वर्गीय सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते, क्योंकि इसमें अमर और अनगिनत शक्तिशाली साधकों की शक्ति समाहित है। ज्यादातर लोग कुछ कदम भी नहीं चल पाते, ऊपर तक पहुंचना तो दूर की बात है। प्राचीन काल से हम ये भी नहीं जानते कि क्या ऐसे लोग हुए हैं जो पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए स्वर्गीय सीढ़ी का सफलतापूर्वक उपयोग करने में सक्षम थे। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसी तरीके का बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो।